हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बूढ़ा आदमी मोनिका को बताता है कि वो चीज़ उन्होंने रतन को दी थी क्योंकि उनके परिवार पर कोई मुसीबत आ गई थी। आहन उनकी बातें सुनता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब मोनिका मना कर देती है कि उन्हें नहीं पता है, जब जय उसे ताना मारता है और वो आदमी उसके बर्ताव के लिए मोनिका से माफ़ी मांगता है। मोनिका कहती है कि अगर उन्हें वो चीज़ कभी मिली तो वो उन्हें लौटा देंगे। रात को कुछ लोग मोनिका को किडनैप कर लेते हैं। जब आहन और लिली भाग रहे थे तब आहन ने देखा कि लिली की स्पीड बहुत कम थी। उसने लिली को गोद में उठाया और भागने लगा। लिली भी उससे चिपक गई क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। किसी ने उन्हें देख लिया था और वो उन दोनों का पीछा करने लगे। आहन और लिली बहुत तेज भाग रहे थे। लिली आहन के साथ सेफ फील कर रही थी, पर साथ ही मोनिका के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। कुछ ही दूरी पर आहन को कुछ कार्स दिखाई दी। आहन ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये कार्स उन लोगों की ही होंगी जो वहां पर आए थे। उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद मोनिका उन्हीं में से किसी कार में है। उसने अपने भागने की स्पीड बढ़ा ली और कार्स की तरफ भागने लगा। जो लोग उनके पीछे भाग रहे थे वो ऑलरेडी इतना जोर से चिल्लाए कि कार के पास खड़े लोग चौकन्ना हो गए। अब वो वहां आहन के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे मार सके। तभी अचानक से आहन को एक कार में एक लड़की दिखाई दी जो बेहोश थी। बिना कुछ सोचे वो उस कार की तरफ भागने लगा। लिली ने भी नोटिस किया और कहा, वो मेरी बहन है, जल्दी उनका पीछा करो। जब आहन ने देखा कि वो कार स्टार्ट करके वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। उसमें इस वक्त पूरी एनर्जी थी, इसीलिए वो लिली को गोद में लेकर आराम से भाग पा रहा था। लिली ने कहा, आहन जल्दी करो, वो मेरी बहन को लेकर जा रहे हैं। इतने में वहां पर 2-3 लोग आ गए थे जो उन पर अटैक करने वाले थे। आहन के हाथ बंधे हुए थे, पर फिर भी उसने किसी तरह उन्हें किक करके लिली और अपने आप को बचा लिया। उसमें भले ही कितनी ही एनर्जी क्यों ना हो, वो एक कार को स्पीड को मैच नहीं कर सकता था। उसे एक कार की जरूरत थी जो उसे वहां पर मिल गई। उसने लिली को उतारा और कहा, जल्दी बैठो। दोनों तुरंत कार में बैठ गए और आहन कार ड्राइव करने लगा। वह शुरू से ही बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसने लिली से कहा, सीट बेल्ट लगा लो। वो जानता था कि उसे बहुत रेस ड्राइविंग करनी है। उसके पास लिली पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। इस वक्त उसके लिए उस कार का पीछा करना ज़्यादा जरूरी था। लिली भी चुपचाप बैठी थी और उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। उसने पहली बार किसी कार को इतने स्पीड में देखा था, इसीलिए वो बहुत डर रही थी और सीट को पकड़कर बैठी थी। वो लोग उस कार के बहुत करीब थे जिसमें मोनिका थी। जब उस कार के ड्राइवर ने यह देखा तो उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। उसके पीछे आहन ने भी स्पीड बढ़ा ली थी। दोनों के बीच में एक गैप था जो ना कम हो रहा था और ना ही बढ़ रहा था। तभी आहन के दिमाग में ख्याल आया कि मोनिका की सेफ्टी के लिए उसे कार की स्पीड कम कर लेनी चाहिए। पर फिर उसने सोचा कि उस कार का ड्राइवर भी एक्सपर्ट है तो वो कार की स्पीड को कंट्रोल कर लेगा। दोनों कार्स बहुत स्पीड में चल रही थी। रात के अंधेरे में रोड पर कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें किसी का डर भी नहीं था। दोनों कार्स ने लाइट की स्पीड से एक चौराहा क्रॉस किया। वहां पर रेड लाइट्स थी, पर फिर भी कार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक से आगे वाली कार ने ब्रेक लगाए और कार को 90 डिग्री स्किड किया और टायर के घिसने की बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आई। ये देखकर आहन ने भी कार को रोक लिया था। उसकी कार ने भी स्किड किया। आहन ने लिली की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसका मन बहुत खराब हो रहा था। उसे उल्टी आने लगी। उसने विंडो खोली और अपना मुंह बाहर निकाल लिया। आहन ने पूछा, आप ठीक हो? आहन ने उसकी तरफ देखा नहीं था, पर फिर भी वो जानता था कि वो ठीक नहीं है। उल्टी के बाद लिली और बेचैन फील कर रही थी, पर उसने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम मोनिका को बचाओ। आहन ने कहा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें बचा लूँगा, तो फिर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूंगा नहीं। आहन ने ये बात बहुत बार बोली थी और वो ये बात जितनी बार बोलता था लिली को उतनी बार उसकी बात पर उतना ज़्यादा यकीन हो जाता था। इसके बाद आगे वाली कार ने फिर से ड्राइव करना शुरू कर दिया था। आहन भी उसका पीछा कर रहा था। दोनों कार्स में गैप बहुत कम था, फिर भी आहन उसे ओवरटेक करके पकड़ नहीं पा रहा था। अचानक से आगे वाले कार ने अपनी स्पीड कम कर ली तो आहन ने भी अपनी स्पीड कम कर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद कार रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आया। आहन ने भी कार रोकी और लिली से कहा,
चाहे कुछ भी हो जाए कार से बाहर मत आना। इतना कहने के बाद वो भी कार से उतर गया। सुबह हो चुकी थी, सूरज कभी भी निकल सकता था। आहन और वह आदमी आमने सामने खड़े थे। वो आदमी आहन से लंबा था और उसके फ्रेंच बियर्ड थी। इन सब से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि आहन ने उसे कल देखा था। वो उस बूढ़े आदमी के साथ कल मोनिका के घर आया था। आहन ने गुस्से में कहा, उस लड़की को जाने दो। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल तो बहुत अच्छी है। मैंने किसी को ऐसे ड्राइव करते पहली बार देखा है। आहन को इस वक्त अपनी तारीफ सुनने का कोई मूड नहीं था। उसने कार की तरफ देखा। वहाँ एक आदमी बैठा था और एक लड़की पीछे वाली सीट पर थी। वो लड़की मोनिका ही थी। जब आहन का ध्यान कार की तरफ था तब उस आदमी ने उस पर अटैक करने के लिए अपना पैर हवा में उठाया, पर आहन के रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उसने तुरंत उस अटैक को डॉज कर लिया। उसने कहा, मुझ पर अटैक करना इतना भी आसान नहीं है। इतना कहकर उसने उसके पैर पर मारा और उसका पैर सुन्न हो गया। उस आदमी ने कहा, मेरे अटैक से तुम बच नहीं पाओगे। इसके बाद दोनों का ध्यान एक दूसरे पर था। आहन जानता था कि अगर उसका ध्यान एक बार भी उस आदमी के पास से चूका तो वो उस पर ऐसा अटैक करेगा जिसका जवाब शायद उसके पास ना हो, क्योंकि उसका दुश्मन उससे कम नहीं था। उस आदमी ने उसे बिल्कुल सोचने का मौका नहीं दिया और लगातार आहन को किक करने की कोशिश कर रहा था। वो हर तरह की लेग टेक्निक्स यूज कर रहा था, जैसे वो सिर्फ इसमें ही अच्छा था। उसकी स्पीड बहुत शॉकिंग थी, पर आहन इस वक्त पूरी तरह से तैयार था, इसीलिए वो लगातार उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और अपने आप को नीचे नहीं गिरने दे रहा था। कुछ देर बाद कार में जो आदमी बैठा था वो नीचे उतरा और उसने उन दोनों को रुकने के लिए कहा। आहन ब्लॉक करते करते थक गया था। अब उसे अपने हाथ ही फील नहीं हो रहे थे। दूसरा आदमी भी अब किक नहीं कर पा रहा था। वो लोग मोनिका को कोई चोट ना पहुंचाए, इसीलिए आहन भी रुक गया। वो इस वक्त बस उन दोनों के चेहरे पर पंच मारना चाहता था ताकि वो मोनिका को बचा सके, पर इस वक्त मोनिका उनके कब्जे में थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। कार से अभी अभी जो आदमी उतरा था वो कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़े का पोता जय था। उसने अपने आदमी से कहा, तुम इतनी देर से फाइट कर रहे हो, फिर भी इसे एक खरोच भी नहीं आई है। इसके बाद उसने आहन को देखा और कहा, और तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना है, पर फिर भी तुम बंटी को हरा नहीं पा रहे हो। आहन ने उसकी तरफ देखा और कहा, उस लड़की को जाने दो। उसे किडनैप करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे लोटस सीड के बारे में कुछ पता नहीं है। जय ने कहा, उसे पता है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, पर अभी वो हमारे कब्जे में है और हमारा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और अगर इसे कुछ नहीं भी पता है। इतना बोलने के बाद जय मुस्कुराने लगा और कुछ सोचने लगा। उसे ऐसे देखकर आहन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आहन मजबूर था, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जय ने कहा, वैसे तुम्हें पता है बंटी को लड़कियों को इम्प्रेस करने में बहुत मज़ा आता है। अब तक तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर अब देखना वो कैसे तुम्हें मारता है ना बंटी। बंटी मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। आहन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की। बंटी की बात सुनकर जय ने कहा, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं दादाजी से कहकर तुम्हें वो हथियार दिलवाऊंगा जो तुम्हें बहुत वक्त से चाहिए था। यह सुनकर बंटी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जय सर, क्या आप सच बोल रहे हैं? आप अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं ना? अब मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। इतना बोलते बोलते ही बंटी का ओरा बहुत खतरनाक हो गया और उसने आहन को जोर से किक किया। आहन 7-8 कदम पीछे हो गया। उसे पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद भी बंटी रुका नहीं। वो आहन को लगातार किक कर रहा था। आहन भी तैयार था। वो उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो जान गया था कि अगर उसने उसके पैर पर अटैक नहीं किया तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। मौका मिलते ही आहन ने उसका पैर पकड़ लिया। अब उसके हाथ में बंटी का एंकल था और बंटी के सारे मूवमेंट रुक गए थे। बंटी ने कहा, तुम अभी तक अपनी असली स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहे थे। पर अब बंटी ने उसकी आंखों में देखा तब वो बहुत डर गया। आहन की आंखों में किलिंग इंस्टेंट साफ नजर आ रहा था। बंटी ने खुद को संभाला और अपने दूसरे पैर से आहन को किक करने लगा, पर अभी आहन ने उसका पैर इस तरह से ट्विस्ट किया कि उसका पैर टूट गया। इतना ही नहीं, इसके बाद आहन ने उसके घुटने पर लगातार 2 पंच किए, जिसकी वजह से उसके पैर की सारी मूवमेंट खत्म हो गई थी। बंटी जमीन पर गिर गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब हो गई थी। उसमें आहन को मारने की तो क्या, उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। यह देखकर जय का गला सूख गया और वो पैनिक करने लगा।
अब वो किसी तरह मोनिका की मदद से आहन को धमकाना चाहता था, पर वो कार से बाहर आ चुका था, इसीलिए अब उसका कार के पास जाना मुश्किल था। आहन की आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा था। जब उसने देखा कि जय कार की तरफ जा रहा है तो वो उसे रोकना चाहता था। जब जय कार की तरफ जा रहा था तब आहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जय अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आहन की पकड़ बहुत टाइट थी। उस कोशिश में अचानक से जय के हाथ में दर्द फील होने लगा। आहन ने उसका हाथ उखाड़ दिया था और अब जय दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसके कंधे से बुरी तरह खून बहने लगा। वो जमीन पर बैठ गया और रोने बिलखने लगा। यह मंजर देखकर जमीन पर पड़ा बंटी और कार में बैठी लीली दोनों बहुत डर गए थे। लीली तो बहुत बुरी तरह से काँप रही थी और बंटी अपने मास्टर को ऐसे देखकर बहुत हैरान था। इसके बाद आहन बंटी के पास गया और वो उसे मारने लगा। आहन इस वक्त बहुत गुस्से में था। अचानक से कोई चिल्लाया, रुक जाओ। ये आवाज़ सुनकर आहन ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वो अभी बंटी को ही देख रहा था। वो जैसे ही उसे फिर से मारने वाला था, किसी ने उसका हाथ रोक लिया। आहन ने देखा कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उस दिन जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे उसके बॉडीगार्ड थे। उसके साथ ही 4 लोग और थे। आहन 1-2 लोगों से तो इजीली डील कर सकता था, पर उसके सामने 5 मार्शल आर्ट फाइटर थे और वो कोई भी उससे वीक नहीं था। आहन के पास अब रिवर्स कल्टीवेशन यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उन लोगों के अटैक से बच तो सकता था, पर उन्हें एक साथ हराना बहुत मुश्किल था। फाइनली आहन ने रिवर्स कल्टीवेशन टेक्निक यूज की और उन पर अटैक करना शुरू किया। अब वो जानता था कि अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट है। ये टाइम उन्हें हराने के लिए बहुत कम था, पर आहन के पास अटैक करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये देखकर लीली बहुत डर गई थी। वो आहन की मदद करना चाहती थी, पर वो जानती थी कि वो उसके किसी काम की नहीं है। वो आहन को फाइट करते हुए देख रही थी। उसे नजर आ रहा था कि आहन कितने दर्द में था और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। वो बस उसे देख रही थी। वो लोग आहन को जाने देने वाले नहीं थे। लीली चाहती थी कि वो नीचे जाकर उनसे आहन को छोड़ने के लिए कहे, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उसे खुद बहुत डर लग रहा था। अब सूरज की पहली किरण जमीन पर गिरी थी। सब कुछ बहुत वार्म और शांत लग रहा था। पहाड़, रोड, आसपास की जगह सब कुछ बहुत शांत था। लीली घर में थी। वो एक ब्लैंकेट में घुसी हुई थी और सुकून से सो रही थी। उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे सब कुछ बस एक सपना लग रहा था। जो भी हुआ था सब उसे एक सपना लग रहा था। सब कुछ फेक था। पर अचानक से उसने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा था। लीली घबराकर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। वो रूम में थी, पर वो रूम उसका नहीं था। ये घर भी उसे अपना नहीं लग रहा था। वो शायद किसी के विला के गेस्ट रूम में थी। वहाँ पर किसी का कोई पर्सनल सामान नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा, तब उसे एक गार्डन नजर आया जो बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूल और हरियाली थी और गार्डन बहुत साफ सुथरा भी था। लीली बेड से उतरी और उसने चप्पल पहन ली। वो रूम के दरवाजे के पास आई, तब उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी। 1 से ज़्यादा लोग उसके रूम की तरफ बढ़ रहे थे। लीली बहुत डर गई, इसीलिए वो वापस पीछे हो गई। जब उसके रूम का दरवाज़ा खुला तब उसने देखा कि वहाँ पर 2 लेडीज थी जिनकी उम्र मिड-30s में थी और दोनों ने शाम के कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों शायद वहाँ की मेड थी। लिली को देखकर उन दोनों ने स्माइल किया और एक लेडी ने कहा, आप जाग गई मैडम। जब लिली श्योर हो गई कि उसे उन दोनों से खतरा नहीं, तब उसने तेवर दिखाते हुए कहा, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। तब एक लेडी ने स्माइल करते हुए कहा, मैडम आप फ्रेश हो जाइए और अगर आपको भूख लगी है तो फिर आप डाइनिंग रूम में जा सकती हैं, वहाँ पर खाना रेडी है। दोनों में से किसी ने भी लिली के सवाल का जवाब नहीं दिया था। जब वो दोनों वहाँ से चली गई तब लिली रूम से बाहर आ गई। ये घर बहुत बड़ा था। उसके रूम के दोनों तरफ रूम्स थे और उसने ध्यान नहीं दिया और चलते चलते कॉरिडोर क्रॉस कर लिया। चलते चलते वो डाइनिंग रूम में पहुंच गई जिसके बारे में वो 2 लेडीज बात कर रही थी। वहाँ पर एक बहुत लंबी टेबल थी जिसके दोनों तरफ चेयर्स सजी हुई थी। लिली ने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक आदमी वो भी है जो उस दिन उनके घर आया था। लिली को देखकर वो बूढ़े आदमी खड़े हुए और उसने कहा, मिस लिली। यह देखकर लिली को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उनका पोता उन लोगों के घर में घुस आया था और मोनिका को किडनैप तक कर लिया था। वो आदमी जब चलकर लिली के पास आ रहा था तो वो बहुत डर गई और पीछे हटना चाहती थी, पर उसने देखा कि वो उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे और उन्होंने कहा, मिस लिली
आपको और आपकी बहन को हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लिली को अचानक से मोनिका की याद आई और उसने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है? उस आदमी ने कहा, मिस मोनिका अब तक उठी नहीं है, वो आपके पास वाले रूम में ही थी। जैसे ही उस आदमी ने ये बात बोली, लिली तुरंत मुड़ी और रूम की तरफ भाग गई। उसने अपने रूम के राइट साइड वाला रूम खोला, तब उसे वहाँ पर मोनिका बेड पर सोई हुई नजर आई। वो भागकर उसके पास गई और उसकी ब्रीथिंग और हार्ट बीट चेक की। जब उसे विश्वास हो गया कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, तब उसने चैन की सांस ली। इस वक्त वो बूढ़े आदमी गेट के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, ये सब क्यों हुआ और हमें क्या चाहिए, ये मैं जब मिस मोनिका जाग जाएंगी तब बताऊंगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगा। तब लिली ने उसे रोका और कहा, 1 मिनट रुकिए। जब उन्होंने गर्दन घुमाकर लिली की तरफ देखा, तब उसने कहा, आहान, आहान कहाँ है? आहान का नाम सुनकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उन्होंने कहा, मिस लिली, आप मिस मोनिका को अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले गए। लिली उनसे सवाल करना चाहती थी, पर तब तक उन्होंने गेट बंद कर दिया था। इस वक्त आहान एक अंधेरे बेसमेंट में था। वो अभी तक उठा नहीं था और उसके हाथ पैर चैन से बंधे हुए थे। उसके पास एक लंबा चौड़ा आदमी था। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी उस रूम में आ गया। आते ही उन्होंने पूछा, ये अभी तक उठा नहीं? उस आदमी ने कहा, नहीं, इसे बेहोश हुए काफ़ी देर हो गई है, पर अभी तक इसे होश नहीं आया है। इसके बाद उसने पूछा, बंटी कहाँ है, वो कैसा है? उस आदमी ने कहा, उसकी एक टांग टूट गई है और अब वो ठीक नहीं हो सकती है। वो लेग मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट बनना चाहता था, पर अब वो चल भी नहीं सकता है। वो ये बात इतनी कैजुअली कह रहा था जैसे वो उसका कुछ नहीं लगता था, पर असल में वो उसका सगा छोटा भाई था। बूढ़े आदमी ने कहा, चिंता मत करो, बेस्ट डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाओ और पैर जुड़वाने की कोशिश करो, और अगर ऐसा ना हो तो फिर नकली पैर लगवा लो। वो हमारे हॉस्पिटल में रेस्ट कर सकता है। उस आदमी ने कहा, बंटी की तरफ से मैं विजू आपको थैंक यू बोलता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, यह हमारा फ़र्ज है। विजू ने आहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस, मैं इसे उठाऊं? बूढ़े आदमी ने नोट कर दिया। विजू ने तुरंत वहीं पड़ी पानी की बाल्टी उठाई और आहन के चेहरे पर डाल दी। पानी बहुत ठंडा था, इसीलिए आहन की कमज़ोर बॉडी तुरंत कांपने लगी। आहन ने आंखें तो खोल ली थी, पर उसे पूरे तरीके से होश नहीं आया था। विजू की शांति नहीं मिली, इसीलिए उसने आहन को 3-4 थप्पड़ मारे। तब जाकर आहन को पूरी तरह से होश आया था। आहन ने अपने सामने 2 लोगों को देखा तो वो बहुत हैरान था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने जय की जान ली है, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दर्द दूंगा। आखिर जय उनका पोता था। यह सब सुनकर आहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रूखी टोन में कहा, एक बार क्या, अगर मैं उसे 7 बार मार पाता तब भी मैं पीछे नहीं हटता। यह सुनते ही विजू ने आहन को पंच किया और कहा, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? यह सुनकर आहन विजू को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। यह देखकर विजू भी बहुत डर गया। उसे लगा जैसे सच में आहन अभी उठेगा और उसे जान से मार देगा। पर जब उसने आहन को बंधा हुआ देखा तब उसने चैन की सांस ली। उसने अपने पास पड़ा एक कोड़ा उठाया और आहन को मारने लगा। आहन को उस हालत में देखकर उस आदमी को और विजू को बहुत मजा आ रहा था। आहन को उनकी वजह से बहुत दर्द हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। रिवर्स कल्टीवेशन की वजह से उसकी बॉडी पहले ही बहुत वीक हो चुकी थी और अब मार से उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब छोड़ दो, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इसकी जान नहीं लेनी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और विजू भी रुक गया। कुछ देर बाद मोनिका भी उठ गई। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसने देखा कि वो बहुत अलग जगह पर है और लिली उसके पास बैठी है, तब वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। तब लिली ने उससे पूछा, आप कैसा फील कर रही हो? मोनिका ने कहा, मैं ठीक हूँ, हम यहाँ, मुझे इतना याद है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं स्टडी रूम में जा रही थी। फिर क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं याद। अब तक जो भी हुआ था लिली सब कुछ मोनिका को बताने लगी। उसने बताया कि कैसे आहन ने उसे बचाया और गाड़ी का पीछा करके फाइट किया। यह सब सुनकर मोनिका बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसने पूछा, अब आहन कहाँ पर है? यह सुनकर लिली मायूस हो गई और उसने कहा,
पता नहीं, शायद इन लोगों ने आहन को कैद कर लिया है। और जब मैंने पूछा तो मुझे कुछ नहीं बताया। यह सुनकर मोनिका भी बैठ गई और उसका भी मुंह उतर गया। उसने लिली से कहा, मुझे मिस्टर बसंत के पास लेकर चलो। रूम से निकलने के बाद जब दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचे तो वहां पर एक यंग लड़के के अलावा और कोई नहीं था। वो वहां पर बैठकर एक बुक रीड कर रहा था। जब उसने देखा कि रूम में कोई आया तब उसने उन दोनों बहनों को देखा और कहा, आप दोनों इतना जल्दी उठ गई, कुछ देर और आराम कर लेती। उसकी आवाज़ बहुत नॉर्मल थी पर मोनिका उसे तिरछी नज़रों से देख रही थी। मोनिका ने पूछा, मिस्टर बसंत कहाँ है? यंग लड़के ने कहा, बसंत अंकल तो किसी काम से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे कुछ काम है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का बहुत खुश था और शायद उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। मोनिका ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और कहा, जब मिस्टर बसंत आ जाएं तब हमें बता देना। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगी। तब उस लड़के ने अपनी बुक रखी और उनके पीछे भागा। उसने कहा, मिस प्लीज़ रुकिए। दोनों बहनें रुक गई और मोनिका ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? उस लड़के ने पोलाइटली पूछा, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि आप दोनों को भूख तो नहीं लगी। इस वक्त लिली को एहसास हुआ कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे पर वो यहाँ खाना नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए वो चुप रही। पर इतने में मोनिका ने कहा, अगर आपके पास खाना है तो क्या आप उसे हमारे रूम में पहुँचा सकते हैं? उस यंग लड़के ने स्माइल किया और कहा, वाई नॉट। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने रूम में आ गई। कुछ देर बाद उनके डोर पर नॉक हुआ और लिली जानती थी कि कोई खाना लेकर आया था। जब उसने दरवाज़ा खोला तब उसके सामने वो यंग लड़का खड़ा था जिसके हाथ में 2 प्लेट थी। वो लड़का अंदर आना चाहता था पर लिली ने पहले ही उसके हाथ से प्लेट्स ले ली और रूम बंद कर दिया। वो लड़का स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया। शाम को मोनिका और लिली ने फिर से आहन के बारे में पूछा पर अभी भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो घर में आहन के होने का सुराग ढूंढना चाहती थी पर वो जानती थी कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था। अगर उन्हें घर में सुराग ढूंढना है तो उन्हें पूरे 2 दिन लग सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस आइडिया पर गिव अप कर दिया और उस बूढ़े आदमी मिस्टर बसंत का इंतजार करने लगी। अगले दिन वो आदमी फिर से खाने की प्लेट लेकर उन दोनों के रूम में आया। लिली ने फिर से बाहर से ही प्लेट ले ली पर वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाली थी, मोनिका ने कहा, उन्हें अंदर आने दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लिली का उसे अंदर आने देने का बिल्कुल मन नहीं था पर फिर भी वो मोनिका की बात नहीं टाल सकती थी, इसीलिए उसने उस लड़के को अंदर आने दिया। जब वो लड़का रूम में आकर चेयर पर बैठा तब मोनिका ने पूछा, मिस्टर बसंत कब तक वापस आ जाएंगे? उस लड़के ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और कहा, पता नहीं, जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं पर वो जल्दी वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक वो वापस ना आए तब तक मैं आप दोनों का ख्याल रखूं। जब वो वापस नहीं आए थे तो इसके बारे में आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। मोनिका ने आगे सवाल किया, वैसे आप कौन हैं? इस फैमिली में आपका क्या स्टेटस है? उस लड़के ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, बस यहाँ पर एक गेस्ट हूँ। मोनिका को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसने कहा, आप गेस्ट हैं और यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं? उस लड़के ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूँ यह आपको थोड़ा अजीब लग रहा है पर बसंत अंकल जाने से पहले मुझे बोलकर गए थे कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूं, इसलिए अब मेरी बात ज़्यादा वैलिड है। मोनिका ने कहा, पर फिर भी आपने अब तक बताया नहीं है कि आप कौन हैं। उस लड़के ने स्माइल किया और कहा, सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मेरा नाम देविक महाजन है। क्या मैं आप दोनों का नाम जान सकता हूँ? मोनिका ने रूखी आवाज़ में कहा, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ऐसी टोन सुनने के बाद भी देविक के चेहरे पर स्माइल थी और वो इरिटेट नहीं हुआ था। मोनिका ने उससे फिर से पूछा, अच्छा, क्या यहाँ पर कोई स्पेशल इंसान बंद है? मोनिका जानती थी कि शायद उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा पर फिर भी उसने पूछ लिया। उसने सोचा, क्या पता उसे कोई हल्का सा हिंट ही मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। देविक ने कहा, मैं यहाँ पिछले 1 हफ्ते से हूँ और आप दोनों के अलावा मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा है। इसके आगे मोनिका ने कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि अब उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। उसने देविक से कहा, अब हमें खाना खाना है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट से गुस्सा हो सकता था पर देविक अभी भी बहुत कैजुअल और जेंटल था। मोनिका की बात सुनने के बाद वो उठा
और उन्हें बाय कहकर वहाँ से चला गया। लिली को लग रहा था कि मोनिका का बर्ताव उसकी तरफ इतना अच्छा नहीं था, वो थोड़ा पोलाइट हो सकती थी। इसीलिए उसने कहा, मोनिका, ये लड़का अच्छा लग रहा था, हमने इसके साथ ज़्यादा ही बुरा बर्ताव नहीं कर दिया। मोनिका को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, इन लोगों की वजह से आहन गायब है। अगर ये यहाँ पर है तो शक इस पर भी है। हो सकता है ये सिर्फ नाटक कर रहा हो और इसे सब पता है पर हमें नहीं बता रहा है। लिली ने बेचैन होते हुए पूछा, तो फिर हम क्या करेंगे? आहन कहाँ है? हमें पता नहीं है और मिस्टर बसंत हमसे बात करने आ नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मोनिका ने कुछ सोचा और कहा, मुझे लगता है कि इन लोगों का हमारे घर में घुसना मिस्टर बसंत को पता नहीं था, इसीलिए अब उन्हें हमारे सामने आने में हिचकिचाहट हो रही है। शायद उनके और हमारे मास्टर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो हम पर अटैक नहीं करना चाहते थे। लिली मोनिका की बात से सहमत थी, पर फिर उसने पूछा, और आहन? मोनिका ने कहा, तुमने कहा था ना कि उसने किसी जय को मार दिया है। भले ही पहले गलती उस जय की थी, पर वो शायद मिस्टर बसंत का पोता था। ऐसे में वो आहन को कैसे माफ़ कर सकते हैं? अगर हम किसी तरह आहन को नहीं बचा पाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लिली ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो दोनों क्या कर सकते थे। अगले दिन फाइनली बसंत वहाँ पर आ गया। शाम को देविक मोनिका और लिली के रूम पर आया और उसने गेट नॉक किया। लिली ने दरवाज़ा खोला और कहा, फिर से आप हैं? अब क्या काम है? देविक ने स्माइल किया और कहा, बसंत अंकल वापस आ गए हैं, वो आप दोनों से मिलना चाहते हैं, तो क्या आपके पास अभी टाइम है? यह सुनकर लिली ने तुरंत मोनिका से चिल्लाते हुए कहा, मोनिका, वो वापस आ गए हैं। मोनिका ने कहा, मैंने सुन लिया लिली, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। दोनों देविक के साथ बसंत के स्टडी रूम की तरफ जाने लगे। रास्ते में देविक ने पूछा, आप दोनों इतने वक्त से अंकल का इंतजार कर रही हैं, आपको उनसे कोई ज़रूरी काम है? कहीं कोई पैसों का चक्कर तो नहीं है? मोनिका ने उसे घूरते हुए कहा, यह हमारा मैटर है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी देविक ने कहा, अगर मुझे पता होगा कि क्या बात है तो मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। बसंत अंकल के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो उस बात को कंसीडर ज़रूर करेंगे। मोनिका को अब उसके और बसंत के रिश्ते के बारे में जानने की बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी। उसने पूछा, आपका और मिस्टर बसंत का रिश्ता एग्जैक्टली क्या है जो वो आपकी बात मान जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ भी बोले और मिस्टर बसंत मान जाए। देविक ने कहा, यह जानना ज़रूरी नहीं है, पर अगर कोई पैसों का मैटर है या फिर कोई ज़्यादा मेजर बात नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। मोनिका और कंफ्यूज हो गई थी, पर उसे देविक की बातों पर भरोसा नहीं था। उसके हिसाब से अगर पैसों का मैटर बहुत छोटा था तो फिर उन्हें अपने मेजर मैटर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं थी। इतने में वो लोग बसंत के स्टडी रूम में पहुंच गए थे। नॉक करने तीनों अंदर गए, तब बसंत अपनी चेयर पर बैठा था और शायद उनके आने का ही इंतजार कर रहा था। मोनिका देविक को देख रही थी, जैसे वो चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए और उनकी बातें ना सुने, पर देविक ने ये नोटिस नहीं किया और वहाँ पर रखी एक चेयर पर जाकर बैठ गया। जब बसंत ने उसे जाने से मना किया था तो फिर मोनिका भी उसे फोर्स नहीं कर सकती थी। बसंत काफ़ी नॉर्मल लग रहे थे, जैसे उन्हें अपने पोते की मौत का बिल्कुल दुख नहीं था। उन्होंने दोनों बहनों को देखा और शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था, पर मैं वो काम टाल भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों कैसी हैं, पर मुझे यकीन है देविक ने आपका अच्छे से ख्याल रखा होगा। उन दोनों को देविक पसंद नहीं था, पर वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि उसने उन दोनों का ख्याल रखा था। मोनिका ने कहा, जी, हम यहाँ पर पिछले 3 दिनों से रह रहे हैं, जबकि हम यहाँ रहना नहीं चाहते थे। हमारे घर पर बसंत जानते थे कि वो क्या बोलने वाली है, इसीलिए उसने तुरंत कहा, मैं जानता हूँ मेरे पोते की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। दरअसल वो बहुत ज़िद्दी है। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद मैंने उसकी हर विश पूरी की थी, इसीलिए वो ऐसा हो गया था। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा कुछ करेगा, पर फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं आप दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मोनिका ने उन्हें देखा और कहा, क्या आपके ये सब बोलने से सब ठीक हो जाएगा? हम दोनों बहनों की जान को खतरा था और हमें लगा
जैसे हम आज मर जाएंगे। बसंत ने कुछ नहीं कहा और बस गर्दन झुकाकर मोनिका की बातें सुनता रहा। मोनिका ने आगे कहा, मेरे मास्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने आपकी वो कीमती चीज़ अपने पास रखी, पर शायद हमें बताना भूल गए। ये जानने के बाद हमारे साथ ऐसा किया। बसंत ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है। आप जो चाहें मुझसे मांग सकती हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मोनिका बहुत देर से इस पल का इंतजार कर रही थी। वो उनसे कुछ मांगना चाहती थी, पर वो उसे मिलेगा या नहीं। बसंत अपने पोते की हरकत से बहुत गिल्टी फील कर रहा था और मोनिका से कहता है कि वो कुछ भी मांग सकती है। मोनिका जानती थी कि इस वक्त वो आसानी से आहन को जाने नहीं देंगे, पर अभी वो जय की हरकत की वजह से गिल्टी भी फील कर रहे थे। मोनिका चांस लेकर देखना चाहती थी कि क्या वो आहन को छोड़ने के लिए मान जाएंगे। कुछ सोचकर मोनिका ने कहा, हम जानते हैं कि आहन आपके पास है, हमें वो वापस चाहिए। आहन का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने रूखी टोन में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोनिका भी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने कहा, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, आप बस आहन को हमें दे दीजिए। बसंत ने दोनों बहनों को तीखी नज़रों से देखा। लिली डरकर मोनिका के पीछे छुप गई। मोनिका को भी डर लग रहा था, पर फिर भी वो उनके सामने बिना हिले खड़ी रही। वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई थी। कुछ देर तक जब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब देविक ने बोला, मैंने सारी बातें सुनी हैं और कुछ हद तक इस मैटर को समझ भी गया हूँ। इसके बाद उसने बसंत की तरफ देखा और पूछा, बसंत अंकल, क्या यह आहन नाम का लड़का आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसे जाने नहीं दे सकते? बसंत ने कुछ सोचा और हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद उसने मोनिका को देखा और पूछा, क्या यह आहन आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है? मोनिका नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाला है, पर फिर भी उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। देविक ने स्माइल किया और कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इस आहन को रिपल्स कर सकें। जो ज़्यादा बड़ा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, आहन उसका हो जाएगा। देविक यह बात बहुत नेचुरली बोल रहा था। आहन दोनों को तो नहीं मिल सकता था, इसीलिए किसी को तो कीमत चुकानी ही थी। यह बात सुनकर बसंत ने कहा, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? देविक ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप आहन को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो यह बात बहुत एरोगेंटली बोल रहा था, इसीलिए मोनिका भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि यह इंसान आखिर है कौन। बसंत ने कहा, देविक, मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता हूँ और तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। देविक ने कहा, मेरा सरनेम महाजन है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। बसंत अंकल, आप भी नहीं। बसंत को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो देविक को घूर रहे थे, पर क्योंकि उसका सरनेम महाजन था वो कुछ नहीं कर सकते थे। देविक इस वक्त दोनों पार्टीज को देख रहा था। मोनिका कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि अगर देविक आहन को बचाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार था तो फिर वो मना नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ बसंत को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर देविक ने कहा, बसंत अंकल, आप आराम से सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों लड़कियों को भी कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद उसने उन दोनों बहनों की तरफ देखा और कहा, पर आपको जो भी फैसला लेना है वो जल्दी ले लेना। जितना मैं जानता हूँ बसंत अंकल को मन में पता है कि वो क्या फैसला लेंगे। देविक खड़ा हुआ और उसने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और बसंत अंकल को सोचने का वक्त देना चाहिए। तीनों जब रूम से बाहर निकले तब मोनिका ने देविक से पूछा, आप आखिर हैं कौन? महाजन फैमिली में ऐसा क्या है? इतना कहने से वो सच में आहन को जाने देंगे? देविक ने स्माइल किया और कहा, कुछ खास नहीं, हम बस फैमिली हैं और अभी अभी मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हमें ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मोनिका को लग रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता है, इसीलिए बहाने बना रहा है। इसीलिए उसने कहा, अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। मोनिका इतनी समझदार तो थी कि अगर वो बसंत से इस तरह बात कर सकता है तो फिर उसमें कुछ बात तो ज़रूर होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, देविक ने कहा। उन दोनों को रूम में छोड़ने के बाद देविक लॉबी में घूम रहा था। बहुत देर तक वो लॉबी के बीचों बीच खड़ा रहा, जब तक किसी ने वहां आकर उसे ग्रीट नहीं किया था। यहाँ जो आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि वीजू था। देविक ने वीजू से पूछा, वो आहन नाम का लड़का कहाँ है?
विजू ने कहा। इस वक्त वो बेसमेंट में बंद है। देविक ने कहा, अच्छा, मुझे उसके पास लेकर चलो। विजू ने कहा, जी। विजू के पास सारी ऐसी जगहों की चाबी थी, इसीलिए देविक को वहां ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बिना हिचकिचाहट के देविक को बेसमेंट में ले गया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब आहन पहले की तरह बंधा हुआ था और बेहोश था। विजू ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे होश में लाऊं? देविक ने कोई जवाब नहीं दिया और आहन को ऑब्जर्व करने लगा। वो ऊपर से नीचे तक आहन को देख रहा था। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी मर सकता था। देविक को जो बात देखकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई थी वो यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आहन की सांसें चल रही थी। देविक ने पूछा, यह यहाँ क्यों है? आखिर चल क्या रहा है? विजू ने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे जय वहाँ इन सब पर हमला करने गया था और कैसे जय को इसने जान से मार दिया था। यह सुनकर देविक ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का इतना खतरनाक हो सकता है। इसने जय की जान ले ली। क्या तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है? विजू ने कहा, हाँ, हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया था। यह दिल्ली से आया है और बहुत रईस परिवार से बिलोंग करता है। देविक ने मुंह चढ़ाकर कहा, रईस फैमिली? विजू ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स, वो देविक सर जैसे नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी सुना है कि इसके परिवार के पास बहुत पैसा है। देविक ने कहा, चलो इन सबको जाने दो और इसे उठाओ, मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहाँ पर पानी की बाल्टी रखी हुई थी। विजू ने बाल्टी उठाई और आहन के मुंह पर पानी फेंका। आहन को एक बार में ही अच्छे से होश आ गया। अपने सामने एक अजनबी को देखकर उसने कहा, तुम कौन हो? देविक ने कहा, यह तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। ऑब्वियसली अपनी पर्सनैलिटी की वजह से आहन किसी के ऑर्डर को ऐसे सुनने वाला तो नहीं था। उसने आंखें बंद की और देविक की बात को इग्नोर कर दिया। वो जानता था कि जब वो इनके हत्थे चढ़ गया है तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आहन किसी बात से डरता नहीं था। ना उसे मौत से डर लगता था और ना कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसे हैंडल करने का उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। आहन का इग्नोरेंस देखकर देविक ने कहा, तुम उन दो बहनों को जानते हो ना, मोनिका और लिली? उसका नाम सुनते ही आहन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, वो दोनों तुम्हारे पास हैं? तुमने उन दोनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है? आहन को इतना परेशान देखकर देविक मुस्कुराया और उसने कहा, वो दोनों भी तुम्हें लेकर इतना ही परेशान है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, पर सच यह है कि तुम यूजलेस हो। देविक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो आहन को गुस्से में देख रहा था। आहन ने चिल्लाकर कहा, वो दोनों कैसी हैं, यह बताओ मुझे। देविक ने अपने आप को शांत किया और वापस अपने एटीट्यूड में आकर बोला, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं। आप पहले यह बताओ कि तुम्हारा उन दोनों लड़कियों से क्या रिश्ता है। अगर तुम मुझे सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। आहन लिली और मोनिका को लेकर बहुत परेशान था और अब देविक ने ऐसी बात का फ़ायदा उठाया था। वो उन दोनों को यूज करके उसे धमका रहा था। आहन हेल्पलेस था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने कहा, वो दोनों मेरी दोस्त हैं, उन्हें यहाँ से जाने दो। देविक ने स्माइल किया और कहा, गुड, अगर तुम मुझे ऐसे ही जवाब देते रहोगे तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद देविक ने आहन के फटे कपड़ों को और भी फाड़ दिया और उसके घाव देखने लगा। आहन का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसके घाव अभी भी हरे थे और कुछ में से तो खून निकल रहा था। देविक ने उसका सबसे बड़ा घाव दबाते हुए कहा, तुम्हारी चोटें तो बिल्कुल हल्की नहीं है। आहन को बहुत दर्द हो रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, पर फिर भी देविक ने घाव को दबाना नहीं छोड़ा था। देविक ने कहा, एक्चुअली मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस उन दोनों से दोस्ती करना चाहता था, पर वो तुमसे पहले मिल ली, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आहन ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनकी लाइफ से चला जाऊं? देविक ने स्माइल किया और कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, अगर तुम मेरी यह बात मान लो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। आहन उसे घूर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि उसके कहने का क्या मतलब था, पर आहन शायद वो बात मानना नहीं चाहता था। उसे ऐसे देखकर देविक को गुस्सा आया और उसने आहन को उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम बचाने लायक हो ही नहीं, तुम्हें तो यही मर जाना चाहिए। वो बहुत इरिटेटेड था क्योंकि शायद वो जो आहन से चाहता था वो उसे नहीं मिल रहा था।
उसने वीजू से कुछ कहा और फिर दोनों वहां से चले गए। मोनिका के रूम में दोनों बहनें बेड पर लेटी हुई थी। वो मेंटली इतना थक चुकी थी कि अब उनमें कुछ भी करने की स्ट्रेंथ नहीं थी। इस वक्त दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। मोनिका ने कहा, कितना वक्त हो गया है, हमने एक दूसरे के साथ बैठकर सुकून से बातें नहीं की हैं। लिली ने कहा, हाँ, पर मैं जब भी आपके साथ होती हूँ मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लिली ने मोनिका को हक कर लिया। मोनिका ने कहा, मुझे भी। मास्टर के जाने के बाद एक दूसरे के लिए हम दोनों ही हैं। लिली ने कहा, हाँ, पर कभी कभी मुझे मास्टर की बहुत याद आती है। फिर मैं आपको देखती हूँ और मुझे लगता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। मोनिका ने कहा, मुझे भी मास्टर की बहुत याद आती है। कुछ देर किसी ने कुछ नहीं बोला और एक दूसरे को हक किया हुआ था। कुछ देर बाद लिली ने कहा, मोनिका, क्या वो देविक सच में आहन को बचा पाएगा? मोनिका ने कुछ सोचा और कहा, पता नहीं, वो लग तो सही इंसान रहा है, पर उसका असली मकसद क्या है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। ये तो श्योर है कि वो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। लिली भी उसकी बात से सहमत थी, इसीलिए उसने कहा, हाँ, वो मुझसे जब भी बात करता है तब बहुत पोलाइट लगता है, पर फिर भी मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मोनिका ने कहा, फिर तुम उसे इग्नोर करो और उससे दूर रहो। जब वो दोनों आपस में बात कर रही थी तब उनके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। क्या आप दोनों सो गई हैं? बाहर से देविक ने पूछा। वो अभी अभी उसके बारे में ही बात कर रहे थे और उसने ही नॉक कर दिया। दोनों बहनें घबरा गई कि कहीं उसने उन दोनों की बात सुन तो नहीं ली थी। दोनों घबराई हुई थी, इसीलिए मोनिका ने कहा, क्या आपको हमसे कुछ काम है? हम सो गए थे, क्या हम कल बात कर सकते हैं? देविक ने कहा, अच्छा, फिर मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मुझे तो बस आहन की बात करनी थी, मैं अभी अभी उससे मिलकर आया हूँ। देविक जानता था कि आहन का नाम सुनते ही दोनों बहनें उसकी बात मान जाएंगे। तभी अंदर से मोनिका ने कहा, प्लीज रुकिए। दोनों फटाफट उठी और उन्होंने अपना हुलिया ठीक किया। इसके बाद लिली ने दरवाज़ा खोला और देविक को अंदर आने दिया। देविक के बैठने के बाद मोनिका ने उससे हालचाल नहीं पूछा, बल्कि सीधे पॉइंट की बात की। आपने कहा कि आप आहन से मिलकर आए हैं, वो कैसा है? क्या आप हमें उसके पास ले जा सकते हैं? मोनिका ने उससे एक के बाद एक सवाल किया और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। देविक ने कहा, लगता है आपको उस आहन की बहुत फिक्र है, पर आप जानती हैं ना उसने जय के साथ क्या किया है? बसंत अंकल उसे आसानी से तो जाने नहीं देंगे। मोनिका जानती थी कि आहन के साथ कुछ भी हो सकता है, पर इस वक्त वो आहन की करंट सिचुएशन जानना चाहती थी। जब देविक ने देखा कि दोनों बहनें बहुत परेशान थी, तब उसने उन्हें कंफर्ट करते हुए कहा, भले ही इस वक्त आहन बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, पर उसे कुछ नहीं होगा। उसे अपनी ज़्यादा फिक्र भी नहीं है, इसीलिए आपको भी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं जानता हूँ कि जब बसंत अंकल उसे छोड़ देंगे तब आपके ट्रीटमेंट की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिली अभी भी बहुत बेचैन थी, इसीलिए उसने कहा, क्या आप हमें उसके पास नहीं ले जा सकते? हम उससे मिलना चाहते हैं। देविक ने कहा, मैं आप दोनों को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने बसंत अंकल से पूछा तो वो मना कर देंगे और मैं इस मामले में उनके ऊपर जा नहीं सकता। लिली अभी भी उससे कुछ कहना चाहती थी, पर मोनिका ने उसे रोक लिया। वो जानती थी कि इसके आगे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। मोनिका ने देविक से कहा, अगर आप यहाँ इतनी रात को आए हैं तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए तो नहीं आए होंगे। जो भी बात है साफ साफ बोलिए। देविक ने कहा, हाँ, कुछ बात तो है। मोनिका ने कहा, साफ साफ बोलिए। देविक ने कहा, अगर आप क्लियर बात करना चाहते हैं तो मैं भी क्लियरली बोलता हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं आपकी मदद अपने फ़ायदे के लिए करना चाहता हूँ। कुछ है जो मुझे आप दोनों से चाहिए। मोनिका पहले से जानती थी कि देविक बिना अपने फ़ायदे के उनकी मदद तो करेगा नहीं, इसीलिए वो इस बात के लिए तैयार थी। उसने कहा, आपको क्या चाहिए? पैसे? हमारे पास हमारी मेडिकल स्किल्स के अलावा और कुछ नहीं है। हम उसके अलावा आपको और कुछ नहीं दे सकते हैं। देविक जोर से हंसा और उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और ना ही आपकी मेडिकल स्किल्स की मदद चाहिए। मुझे आपसे कुछ और चाहिए। मोनिका ने कहा, आहन को बचाने के लिए इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? मोनिका ने अपने दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटी सोच ली थी, पर उसने बोला कुछ नहीं।
देविक ने कहा, आप दोनों को मैंने जब पहली बार देखा था तभी मैं आप दोनों से दोस्ती करना चाहता था, पर आप दोनों का बिहेवियर मेरी तरफ हमेशा बहुत रूखा रहा, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ कि आप मुझे दोस्ती ना कर सके। दोनों बहनें बहुत शर्मिंदा हो रही थी और एक दूसरे को देख रही थी। देविक ने आगे कहा, मैं आप दोनों की मदद करने के लिए बस एक सिंपल सी चीज़ चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर लें। यह सुनकर दोनों बहनें हैरान हो गई थी। उन्हें लगा था कि देविक कुछ बहुत बड़ा मांगेगा जो वो शायद देने के लायक नहीं होंगी, पर आहन को बचाने के लिए शायद उन्हें देना पड़ेगा। पर देविक तो सिर्फ उन दोनों से दोस्ती करना चाहता था। दोनों सोच रही थी कि शायद उन्होंने देविक के साथ ज़्यादा ही बुरा बर्ताव किया था। दोनों बहनों के एक्सप्रेशन देखकर देविक ने कहा, अब मैं चलता हूँ। आप दोनों कल सोच समझकर मुझे जवाब दे सकती हैं। हैव ए गुड रेस्ट। इतना बोलने के बाद देविक रूम से बाहर चला गया। रूम लॉक करने के बाद लिली मोनिका के पास आई और उसने कहा, मोनिका, जो भी देविक ने कहा क्या वो सच है? मोनिका खुद इस वक्त बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देविक के मन में क्या चल रहा था। अगर देविक सिर्फ दोस्ती करना चाहता था फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अगर वो उन दोनों को कंफर्टेबल करने के बाद ऐसा कुछ करना चाहता था जो वो नहीं कर सकती थी तो वो फंस जाती। बहुत सोचने के बाद मोनिका ने कहा, पता नहीं, हो सकता है देविक जेन्युइन इंसान हो, पर यह भी हो सकता है कि वो बाद में अपना असली रंग दिखाए। अगर वो हमें किसी ट्रैप में फंसाना चाहता है तो फिर हमारा उससे बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लिली ने कहा, तो फिर अब? मोनिका ने कहा, हमारे पास देविक पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सुबह जब दोनों नींद से उठी तो वह बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थी। उन्हें टेंशन की वजह से रात को अच्छी नींद नहीं आई थी। फिर भी फ्रेश होने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर चली गई। वहाँ पर बसंत और देविक पहले से बैठे हुए थे। देविक के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, वहीं बसंत का चेहरा बहुत उदास था। जैसे ही दोनों बैठे, सर्वेंट उनके लिए नाश्ता ले आए। वहाँ पर बहुत सारे आइटम थे और सब लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। दोनों बहनें नाश्ता करके सीधा रूम में जाना चाहती थी, पर देविक ने बसंत से कहा, बसंत अंकल, आपने क्या फैसला लिया है? बसंत देविक को घूर रहा था और देविक उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। देविक को उनके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए उसने कहा, अंकल, आपने पूरी रात इतने सिंपल से सवाल के बारे में नहीं सोचा? इतना वक्त कौन लेता है? देविक की टोन की वजह से साफ पता चल रहा था कि वो बसंत को प्रोवोक कर रहा था। ऐसे में वहाँ का माहौल बहुत बदल गया था। अब दोनों बहनें ढंग से नाश्ता नहीं कर पा रही थी और बस देविक को देख रही थी। अचानक से बसंत ने अपना स्पून नीचे रखा और देविक के गाल पर कसकर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज़ से दोनों बहनें बहुत डर गई थी। बसंत ने कहा, तुम जानते हो ना तुम अभी कहाँ हो? देविक ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त आपके घर में हूँ, पर क्या आप जानते हैं कि एक फ़ोन कॉल से ये घर मेरा हो सकता है? अगर आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं अभी फ़ोन कॉल करता हूँ और इसे देविक विला बना देता हूँ। यह सुनकर बसंत को बहुत गुस्सा आया और वो नाश्ता छोड़कर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मोनिका ने कहा, आप उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपको डर नहीं लगता कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं? देविक ने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? बसंत अंकल मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो बहुत स्मार्ट है, इसीलिए जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। मोनिका ना उन दोनों के बीच की इक्वेशन जानती थी और ना ही उन दोनों का स्टेटस जानती थी, इसीलिए वो चुप हो गई। पर देविक ने बहुत पोलाइटली पूछा, अगर आप दोनों को ऐतराज ना हो तो क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगी? यहाँ आसपास बहुत सुंदर जगह है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इससे आप लोग भी फ्रेश हो जाएंगे। लिली मोनिका को देखने लगी। मोनिका ने सोचा कि अगर सिर्फ दोस्ती की बात है तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उसने हाँ कह दिया। नाश्ते के बाद दोनों देविक के साथ एक स्पोर्ट्स कार में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। वो लोग एक महंगी स्पोर्ट्स कार में जा रहे थे, पर फिर भी देविक कार से खुश नहीं था। उसने कहा, मुझे लगता है हमें कार दूसरी लेनी चाहिए थी। क्या आप चाहती हैं कि मैं कार चेंज करूं? मोनिका ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी कंफर्टेबल कार है। थोड़ी देर में वो लोग एक लेक के पास पहुंच गए। वहाँ चारों तरफ बहुत सुंदर नज़ारा था। देविक ने कार पार्क की और अपने पैर ऊपर करके बैठ गया। उसने बाहर देखते हुए कहा, यहाँ आकर कोई भी रिलैक्स हो सकता है।
मैं जब भी बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरा माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। लिली भी वहाँ के सीन को देखकर बहुत एक्साइटेड थी। जब वो बाहर देख रही थी तब उसकी आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वो तीनों कार से उतरे और लेक के साइड में चल रहे थे। ठंडी ठंडी हवा में तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लिली और मोनिका कुछ पल के लिए भूल गए थे कि उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। बीच बीच में देविक उन लोगों से बात कर रहा था और वहाँ की पॉपुलर स्टोरीज बता रहा था। दोनों बहनें बस चुपचाप उसकी बात सुन रही थी और बीच बीच में स्माइल कर रही थी। वो अब देविक से रूड बिहेव नहीं करना चाहती थी। चलते चलते जब वो लोग थक गए तब वो एक पवेलियन के पास आए जहाँ पर पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। उन दोनों लड़कियों को देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई और वो उन्हें टीज करने लगे। एक लड़के ने कहा, ब्यूटीफुल, क्या आप इस लड़के की जगह मेरे साथ घूमने चलेंगी? वो दोनों बहनें जवाब दे पाती इससे पहले ही देविक ने कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। देविक का इतना बोलना हुआ और वहाँ पर बहुत बड़ी फाइट हो गई। देविक ने लिली और मोनिका को भागने के लिए कह दिया और वो उन गुंडों से मार खाता रहा। दोनों बहनें देविक को लेकर परेशान हो रही थी। वो वहाँ से भाग पाती उससे पहले उन दोनों ने उन दोनों को पकड़ लिया। देविक को बहुत मारने के बाद उन्होंने उन तीनों को एक वैन में डाल दिया। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों बहनें जब देविक के बारे में बात कर रही होती हैं तब वो उनके दरवाजे पर नॉक करता है। वो उन दोनों से अहान को बचाने के बदले में उनकी दोस्ती मांगता है। दोनों को विश्वास नहीं होता कि देविक सिर्फ उनसे दोस्ती करना चाहता है। अगली सुबह बसंत और देविक के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद देविक दोनों बहनों को बाहर लेकर जाता है जहां उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो तीनों किडनैप हो जाते हैं। बसंत के विला के बेसमेंट में अहान अभी भी बंधा हुआ था। इस वक्त उसके सामने एक पतला सा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी, जिसकी वजह से वो बहुत मैच्योर लग रहा था। जब वो अहान को घूर रहा था तब अचानक से अहान ने अपनी आंखें खोली। अनजान आदमी को अपने सामने देखकर अहान ने कहा, यहाँ रोज़ कोई ना कोई मुझसे मिलने आता है, अब तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मसीहा हूँ जो तुम्हें बचाने आया है। तुम मुझे पंकज महाजन बुला सकते हो। अहान ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, पर उसे उससे मतलब भी नहीं था। वो ये जानना चाहता था कि वो उसे कैसे बचाएगा। उसने पूछा, तुम मुझे कैसे बचाओगे? पंकज ने कहा, बस तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगा। अहान में क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने पूछा, ऐसे ही बाहर ले जाओगे? मैंने इस घर के बेटे को मारा है, वो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। पंकज ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जानता हूँ, पर अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अहान उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो जानना चाहता था कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जब पंकज ने अहान को देखा तब वो समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि अपने जेब में से कुछ चाबियां निकाली और अहान के हाथ पैर की चेन्स खोल दी। अहान की बॉडी बहुत वीक हो गई थी, इसलिए बिना चेन्स के सहारे उसके हाथ पैरों में जान नहीं थी, इसलिए वो ऐसे लटक रहे थे जैसे उनमें बिल्कुल जान नहीं थी। अब मेरी बात में यकीन हो गया? पंकज ने अहान के सामने बैठते हुए पूछा। इसके बाद उसने अपने पास से एक गोली निकाली और अहान को देते हुए कहा, इसे खा लो, तुम बेटर फील करोगे और 2 घंटे तक तुम्हारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। अपने सामने दवाई देखकर अहान ने कहा, सब कुछ इतना सिंपल तो नहीं है ना? पंकज ने कहा, इस दवाई के कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वैसे भी इस वक्त यही है जो तुम्हें बचा सकती है, इसलिए तुम्हें लेनी तो पड़ेगी। अहान उसकी बात से सहमत था, इसलिए उसने तुरंत वो गोली खा ली। अचानक से उसे अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसमें एनर्जी बढ़ने लगी और मसल्स रिलैक्स होने लगे। दवाई लेने के कुछ देर बाद अहान अपने आप खड़े होने लायक हो गया था। खड़े होने के बाद उसने पंकज से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद मैं तुम्हें जान से मार दूं? पंकज ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम यहाँ से ज़िंदगी भर नहीं निकल पाओगे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब दरवाजे से 2 लोग भागते हुए आए। उन्होंने पंकज से कहा, सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बॉस ने भले ही आपसे प्रॉमिस किया था पर वो आपको यहाँ से ले जाने नहीं दे सकते इसे। जो आदमी अभी आए थे वो बसंत के आदमी थे और पंकज को अहान के वहाँ ले जाने से रोकना चाहते थे। पंकज ने नाराज होते हुए कहा, मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ
या नहीं, ये मेरा फैसला होगा। अब ये महाजन फैमिली का मैटर है और मुझे क्या करना है ये तुम लोग ना बताओ तो ही अच्छा होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा और अहान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। बसंत के आदमियों ने भी उन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो ऊपर आए तब बसंत उनका इंतजार कर रहे थे। पंकज को देखकर उन्होंने कहा, तुम अपने भाई से डील करना चाहते हो ना, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनकर पंकज ने कहा, मिस्टर बसंत, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप और देविक क्या सोच रहे हो? उस देविक को वो दोनों लड़कियां चाहिए और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको मेरी मदद करनी है तो करिए, पर मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद पंकज वहाँ से चला गया और अहान भी उसके पीछे पीछे चला गया। बसंत बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। गेट के बाहर एक कार उनका इंतजार कर रही थी। दोनों कार में बैठ गए पर अहान नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे थे। पंकज ने भी पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला और अहान ने भी कुछ नहीं पूछा। जब वो लोग एक खंडर के पास पहुंचे तब पंकज ने कहा, जो 2 लड़कियां तुम्हारे साथ थी वो यहाँ हैं, जाओ और उन्हें बाहर ले आओ, पर ध्यान रखना उस दैविक को हाथ भी मत लगाना। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा था, पर वो जानता था कि जिन 2 लड़कियों की बात पंकज कर रहा था वो मोनिका और लिली थी। उसने पूछा, वो दोनों यहाँ कैसे आईं? पंकज ने कहा, तुम उस सब के बारे में मत सोचो, बस उन दोनों को बचा लो, पर दैविक को हाथ भी मत लगाना। अहान कार से उतरा और उस खंडहर में जाने लगा। वहाँ जो लोग थे वो बस मामूली से गुंडे थे, इसलिए अहान के लिए उनसे डील करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसने एक आदमी से गुस्से में पूछा, वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस डरते हुए एक तरफ इशारा कर दिया। अहान सब गुंडों से भिड़ते हुए वहां पर पहुंच गया जहां लिली और मोनिका थीं। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। अहान को अपने सामने देखकर दोनों बहनें हैरान हो गई थी। अहान तुरंत उनके पास गया और उनके मुंह से कपड़ा हटाया। मोनिका ने पूछा, अहान तुम यहाँ कैसे आए? अहान ने उसके हाथ पैर खोलते हुए कहा, किसी ने मुझे बचा लिया। मोनिका ने पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? अहान ने कहा, जिसने मुझे बचाया उसने ही बताया कि आप दोनों यहाँ पर हैं। बोलते बोलते उसने दोनों के हाथ पैर खोल दिए थे। फ्री होने के बाद लिली रोने लगी और उसने कसकर अहान को गले लगा लिया। अहान ने उसे संभालते हुए कहा, मैं आ गया ना, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। अहान अपनी बॉडी की कंडीशन जानता था और उसे पता था कि उसके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए उसने कहा, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मोनिका ने कहा, नहीं, हम अभी नहीं जा सकते हैं, हमें उस देवी को बचाना है। अहान ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब उसका प्लान था। मोनिका को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे घायल होते देखा है, उसे बहुत चोट भी आई थी। अहान ने कहा, वो सब उसका प्लान था, सब नकली था, हमें चलना चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है। मोनिका को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए उसने कहा, भले ही सब नाटक हो, पर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, आखिर वो हमारी वजह से इस मामले में पड़ा है। मोनिका को ऐसे देखकर अहान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। इसके बाद वो तीनों मिलकर दैविक को ढूंढने लगे। अहान को एहसास हो रहा था कि उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी और कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो लोग एक रूम के बाहर पहुंचे, तब उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी। कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, दैविक सर, आप उन दोनों लड़कियों का कुछ करते क्यों नहीं? दूसरा आदमी कोई और नहीं, दैविक ही था। उसने कहा, नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, जब वो और परेशान और कमज़ोर होंगी तब मैं एक्शन लूँगा, तब वो मुझे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी। ये देखकर साफ हो गया था कि ये सब दैविक का ही किया धरा था। दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दैविक से सवाल करना चाहती थी, पर अहान ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं इसे जान से मार दूंगी। मोनिका ने कहा, लिली जाने दो, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। उसके पीछे लिली और अहान भी निकल गए। अहान की बॉडी बहुत कमज़ोर हो रही थी और उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। वो कभी भी बेहोश हो सकता था। जिस बात का अहान को डर था वैसा ही हुआ। कार के पास पहुंचने से पहले ही अहान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। ये देखकर दोनों बहनें डर गईं और अहान अहान चिल्लाने लगीं। उनकी चीख सुनकर 2 लोग बाहर से अंदर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अहान पर अटैक करना चाहते थे। मोनिका ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास भी मत आना। एक आदमी ने कहा,
हम इसे बचाने आए हैं। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएंगे। मोनिका ने कहा। मैं इस बात पर कैसे भरोसा कर लूं? उन दोनों ने मोनिका को अनसुना किया और सीधा आहान के पास आ गए। उन्होंने आहान को उठाया और उसे बाहर ले जाने लगे। लिली और मोनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी उनके पीछे चलने लगी। मोनिका आहान की हालत जानती थी। उसने देखा था कि उसकी ब्रीदिंग बहुत हल्की हो गई थी और उसे बचाने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी था। जब वो बाहर आए तब पंकज कार से बाहर निकल गया। उन दोनों ने आहान को लेटाया और पंकज के पास आकर खड़े हो गए। लिली और मोनिका आहान के पास खड़े थे। पंकज ने कार से मेडिकल किट निकाली और मोनिका और लिली की तरफ पास की और कहा, अगर तुम इसे नहीं बचा पाई तो ये मर जाएगा। मोनिका बहुत परेशान थी। वो डॉक्टर थी, इसलिए जानती थी कि पंकज जो कह रहा था वो सच था। उसे अपने सारे डाउट्स को साइड में रखकर किसी भी कीमत पर आहान को बचाना ही था। मोनिका चिल्लाई, लिली नीडल्स निकालो। आहान को इस हालत में देखकर लिली अपना शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। वो बहुत घबराई हुई थी और बस रोना चाहती थी। उससे कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा था। ये देखकर मोनिका ने कहा, लिली ये वक्त दुखी होने का नहीं है, हमें कुछ भी करके इसकी जान बचानी है। लिली ने तुरंत एक्यूपंक्चर बैग निकाला और इतने में मोनिका ने आहान के कपड़े खोल दिए। उसके शरीर के घाव देखकर कोई भी डर सकता था। दोनों बहनों ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। मोनिका ने लिली से कहा, अपना ध्यान मत भटकने देना, ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। इसके बाद दोनों बहनों ने आहान की बॉडी में निडल्स इंसर्ट करना शुरू किया। लिली के हाथ धीरे चल रहे थे पर मोनिका बहुत स्पीड में काम कर रही थी। दोनों जिस तरह से ट्रीटमेंट कर रही थी वो बहुत फास्ट और एक्यूरेट के साथ साथ बहुत एग्जॉस्टिंग भी था। कुछ ही देर में आहान के पूरे शरीर पर एक्यूपंक्चर नीडल्स थी पर उसकी ब्रीदिंग अभी भी बहुत धीरे थी। जब वो दोनों ट्रीटमेंट कर रही थी तब उस खंडहर में से कोई बाहर आया। वो दैविक था। पंकज को देखकर दैविक ने कहा, अच्छा तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पंकज ने कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। इस वक्त दैविक लिली और मोनिका को गुस्से में देख रहा था पर वो दोनों आहान को बचाने में बिजी थी। दैविक पंकज से कहता है, आपको क्या लगता है मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं? अब आपको पता है कि अब मैं ही महाजन फैमिली का अगला हेड बनूंगा। मैं आपके साथ चाहे कुछ भी कर लूं, कोई मुझे नहीं रोकेगा। पंकज हंसने लगा और उसने कहा, तुमने सच में उन लोगों की बात मान ली? मैंने सिर्फ थोड़े से पैसे निकाले और सब मेरे सामने झुक गए, तो तुम्हें हेड बनने में भी अभी टाइम है। ये सुनकर दैविक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ पैसों की वजह से सब पंकज के सामने झुक जाएंगे। वो जानता था कि उसकी बहुत इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए उसका वहां से जाना ही बेहतर था। बिना किसी को कुछ बोले दैविक अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। आहान का ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया था। दोनों के हाथ बहुत स्पीड में चल रहे थे। मोनिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पर लिली के लिए बहुत मुश्किल था। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था और वो बहुत ध्यान से काम कर रही थी। मोनिका ने कहा, नीडल्स निकलना शुरू करो। लिली जो कर रही थी उसने वो छोड़ दिया और मोनिका के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगी। उसने मोनिका के कहे मुताबिक नीडल्स निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कुछ नीडल्स को साफ किया और फिर से आहान की बॉडी में इंसर्ट करने लगी। मोनिका ने अब नीडल्स को इस तरह डाला कि वो आहान की बॉडी में क्यूआई सर्कुलेशन शुरू कर सके। ये प्रोसेस काफ़ी देर तक चला और अब मोनिका भी थकने लगी थी। लिली ने हड़बड़ाते हुए कहा, आप ये करो, मैं आपका काम करती हूँ। मोनिका जानती थी कि अगर उसने इस हालत में पॉइंट ढूंढने की कोशिश की तो उसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो मान गई। अब दोनों ने अपना काम बदल लिया था पर फिर भी दोनों के हाथ बहुत स्पीड से चल रहे थे। वहाँ आसपास जो लोग खड़े थे वो भी बाहर नर्वस हो रहे थे क्योंकि आहान की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। अंधेरा भी हो रहा था और दोनों बहनें बहुत थक भी गई थी। पंकज ने कार की हेडलाइट्स ऑन करवाई क्योंकि उन दोनों को नीडल्स इंसर्ट करने में दिक्कत हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये प्रोसेस कितनी देर चलने वाला था पर लिली इतना थक गई थी कि आहान से वो बेहोश हो गई। अब दोनों का काम मोनिका ही कर रही थी जो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था। पर धीरे धीरे आहान की ब्रीदिंग नॉर्मल होने लग गई और उसका क्यूआई भी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था। अब मोनिका को ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही ट्रीटमेंट पूरा हुआ मोनिका भी बेहोश हो गई। उन तीनों को अपने सामने बेहोश देखकर पंकज ने कहा, तीनों को कॉर्स में डालो। जब आहान की आँख खुली तब वो हर बार की तरह किसी बेसमेंट में बंधा हुआ नहीं था बल्कि एक साफ सुथरे रूम में था। उसने नए जोड़े कपड़े पहने हुए थे। उसके पास में एक बहुत खूबसूरत लेडी बैठी हुई थी। उसके बाल काले और लंबे थे
उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसके चेहरे पर ज़्यादा मेकअप नहीं था, बस होठों पर रेड लिपस्टिक लगी हुई थी। ड्रेस से उसका हर कर्व अच्छे से नजर आ रहा था। जब उसने देखा कि अहान उसे देख रहा है, तब उसने गुस्से में कहा, किसी अनजान लेडी को कोई ऐसे घूरता है क्या? उस लेडी ने यह बात जितनी तीखी टोन में बोली थी, अहान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गया था। वो गुस्से में वहां से जाने लगी, तब अहान ने कहा, रुको। वो लेडी बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई और उसने दरवाज़ा भी जोर से बंद कर दिया। अहान को यह देखकर और हैरानी हुई। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है और वो लेडी कौन थी। अहान ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की बहुत कोशिश की, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी में दर्द बहुत कम है। उसने देखा कि उसके घाव भी ठीक हो गए थे। वहाँ बैठे बैठे वो बोर हो गया था और उस लेडी के जाने के बाद वहाँ कोई और आया भी नहीं था, इसलिए अहान अपने बेड से उतर गया। उसे लिली और मोनिका की भी बहुत फिक्र हो रही थी। जब अहान रूम से बाहर आया तब उसने आवाज़ लगाई, पर कहीं से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो इधर उधर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग दुनिया में आ गया था, जहाँ पर वो अकेला था और जो लेडी पहले उसे दिखी थी वो भी कहीं गायब हो गई थी। वो हड़बड़ाते हुए घर से बाहर आया और उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अहान की बेचैनी बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था और उसे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। जब उसके सिर के ऊपर से प्लेन गुजरा तब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। उसने इधर उधर देखा और उसे एक पेड़ के नीचे एक टेबल और कुछ चेयर्स नजर आईं। वो वहां जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। अहान को रियलाइज हुआ कि वो अब तक डेजर्ट एरिया में ही था और वहाँ लोग छुट्टियां मनाने आते थे, इसलिए शायद उसे लोग नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आई, पर अहान को किसी को देखने की पहली जितनी तलब नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा। उसमें से एक आदमी निकला जिसे अहान ने पहले पंकज के साथ देखा था। उसके साथ एक लड़की भी थी। जो आदमी आया था वो सीधे अहान के पास आया और उसने कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अहान ने कहा, ऐसे ही, मैं घर में बोर हो रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सोहित है। सर ने कहा है कि आप यहाँ आराम करिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब वो आपसे मिलने आएंगे। अहान ने कहा, कौन से सर? सोहित का फिजूल बातें करने का बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए उसने कहा, पंकज सर, जिन्हें आप जानते हैं और जिन्होंने आपको बचाया है। अहान ने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? पहले तुमने मुझे बचाया और अब यहाँ आराम करने दे रहे हो, बात क्या है? सोहित ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता है, मैं बस पंकज सर की बात मान रहा हूँ। आप बहुत अमीर और पावरफुल हैं, इसलिए अगर आप जानना चाहेंगे तो सर आपको नहीं रोकेंगे, पर आपकी जान बचाने के लिए वो भी तो आपसे कुछ डिजर्व करते हैं। अहान ने स्माइल किया और कहा, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो शायद सही सोच रहे हैं। सोहित ने कहा, आप गलत सोच रहे हैं। पंकज सर आपकी मदद चाहते हैं, पर तब जब सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाए, वरना वो इतने पावरफुल हैं कि अपने मैटर खुद सॉल्व कर सकते हैं। अहान ये सुनकर सरप्राइज हो गया। उसने कहा, पंकज को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है? सोहित ने स्माइल किया और कहा, अहान रायजादा सर, मैं आपको ये बुला सकता हूँ ना? ये सुनकर अहान हैरान हो गया था। उसे लगा था कि उसने अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से छुपा लिया था, पर ऐसा नहीं था। अहान ने स्माइल किया और कहा, हाँ, वैसे भी किसी ने मुझे इस नाम से बहुत वक्त से बुलाया नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को खो चुका था। इसके बाद उसने सोहित को देखा और कहा, आपने मेरे बारे में पता लगा ही लिया? सोहित ने नोट किया और कहा, हाँ, पंकज सर हमेशा आपके बारे में बात करते थे और कहते थे कि जब भी मनाली जाने का मौका मिलेगा वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, पर ऐसा हो पाता इससे पहले आप यहाँ आ गए। अचानक से अहान को मोनिका और लिली याद आए और उनसे पूछा, मेरे साथ जो दो लड़कियां थी, मोनिका और लिली, वो कहाँ हैं? वो दोनों कैसी हैं? ये सुनकर सोहित थोड़ा परेशान हो गया। उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर अहान ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? सोहित ने कहा, पंकज सर ने उन्हें आपके बारे में सब बता दिया था। उन दोनों ने ही आपकी जान बचाई थी, पर जब उन्हें पता चला कि आप इतने अमीर आदमी हैं, तब वो दोनों यहाँ से चली गई। उन्होंने ये भी कहा है कि आप उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। अहान ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वो नहीं जानता था कि दोनों बहनों को अपने घर से दूर इस दुनिया में एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम होगी। अहान ने सोचा कि वैसे भी वो कब तक उनके सामने अपनी असलियत छुपा सकता था।
कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। आहान ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद सोहित ने उसे इस घर और लोकेशन के बारे में बताया और जो लड़की उसके साथ आई थी उसके बारे में बताया। उसने कहा, ये करिश्मा है, ये आपका ध्यान रखेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इसे कह सकते हैं। अगर इसके बस में हुआ तो ये कर देगी, वरना मैं यहाँ आ जाऊँगा। अचानक से आहान को सुबह वाली लड़की याद आई, इसलिए उसने पूछा, अच्छा, इनके अलावा यहाँ एक और लेडी है, वो कौन है? ये सुनकर सोहित आहान को डाउट के साथ देखने लगा। उसने कहा, कौन सी लेडी? आहान ने कहा, जो बहुत खूबसूरत है, उनके काले और लंबे बाल हैं। आहान उस लेडी का हुलिया बता रहा था। सोहित ने कहा, यहाँ पर करिश्मा के अलावा और कोई नहीं था, वो ही आपका ख्याल रख रही थी और कुछ देर पहले मैं उसे कुछ ज़रूरी सामान दिलाने बाजार ले गया था। अभी आपके सामने हम वापस आए हैं। आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने सोचा कि क्या वो कोई सपना देख रहा था या फिर वो उसका कोई भ्रम था। उसे सब रियल लग रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोहित ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना? आहान ने हाथ हवा में हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, सब ठीक है। सोहित उससे और सवाल पूछना चाहता था, पर जब उसने देखा कि आहान को इंटरेस्ट नहीं था तब उसने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ। आहान ने कहा, ठीक है। आहान ने ज़्यादा नहीं सोचा और सोहित के जाने के बाद वो घर में आ गया। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर दो लोग वहाँ पर आराम से रह सकते थे। उसने देखा कि करिश्मा के हाथ में सामान था और वो ऑलरेडी अंदर किचन में थी। आहान भी किचन में आ गया और करिश्मा से बातें करने लगा। जब वो अचानक से वहाँ आया तब वो डर गई। उसने कहा, आपने मुझे डरा दिया। आहान ने कहा, सॉरी, मेरा तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। करिश्मा ने पूछा, आपको कुछ चाहिए? आहान ने पूछा, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? वो लड़की बहुत इनोसेंट लग रही थी, इसलिए वो जानना चाहता था कि सच में ऐसा था या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रही थी। घर में करिश्मा और आहान अकेले थे। करिश्मा किचन में खाना बना रही थी। आहान वहां पहुंचा और उसने करिश्मा से बात करना शुरू किया। जब आहान ने पूछा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी तो करिश्मा ने स्माइल किया और कहा, आहान सर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पंकज सर ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। ये सुन आहान मुस्कुरा दिया। करिश्मा ने उससे पूछा, वैसे मैं आपको क्या बुलाऊं? इस पर आहान ने जवाब दिया, तुम मुझे आहान बुला सकती हो। करिश्मा ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इस तरह नाम से बुलाकर आपकी इंसल्ट नहीं कर सकती हूँ। सोहित सर ने आपको आहान रायजादा सर बोला था, तो मैं भी आपको आहान सर ही बुलाऊंगी। आहान ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आहान ने उसे ढंग से देखा। वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, शायद 17-18 साल की थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, पर चेहरे पर मेकअप नहीं था। वो किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी जिसे पंकज पैसे देकर ले आया था। वो बहुत इनोसेंट लग रही थी, पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा है या फिर वो नाटक कर रही है। आहान ने उसे फ्लर्ट करते हुए कहा, करिश्मा, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा जो तुम नहीं कर सकी तो? ये सुनकर करिश्मा हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हो सकता है जो वो नहीं कर सकती। उसने कुछ सोचा और कहा, नहीं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। आहान समझ गया था कि वो सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। एक्स्ट्रा पैसे सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, क्या सच में आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे? फिर तो मैं आपके किसी काम के लिए मना नहीं करूंगी। आहान को इस लड़की से बात करने में इंटरेस्ट था। तभी अचानक से उसे वो खूबसूरत लेडी याद आई और उसने पूछा, वैसे करिश्मा, तुमने यहाँ किसी और को देखा है? करिश्मा ने आहान को अजीब तरीके से देखा और कहा, नहीं सर, मैंने यहाँ किसी और को नहीं देखा है। क्या यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है? करिश्मा बहुत घबरा गई थी। उसने फिर से पूछा, बोलिए ना सर, मुझे इन सब से बहुत डर लगता है। वैसे भी ये बहुत सुनसान जगह है। हमारे अलावा और कौन है यहाँ पर? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ये देखकर आहान को यकीन हो गया था कि करिश्मा बहुत भोली है, इसलिए उसने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं बस तुम्हें कंफर्म कर रहा था। ये सुनकर उसने चैन की सांस ली और कहा, सर, कभी ऐसा मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। इसके बाद आहान वहाँ से चला गया। वो सोच रहा था कि उसने जो देखा था वो फेक नहीं हो सकता था। उसने उस लड़की की आवाज़ क्लियरली सुनी थी और साथ ही उसे दरवाज़ा बंद करने की भी आवाज़ आई थी। आहान और करिश्मा घर में अकेले थे, इसलिए आहान कभी कभी घर में उस लेडी को ढूंढने की कोशिश करता था, पर उसे कोई सबूत नहीं मिलता था। फाइनली आहान ने हार मान ली और सोच लिया
कि ये सब उसका वहम था। अहान कभी कभी करिश्मा से बात करता था, पर करिश्मा बहुत भोली थी, इसलिए वो बस अपने काम में बिजी रहती थी। अहान को भी एहसास हो गया कि उससे ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। अहान दिन भर आराम करता, खाता पीता, कभी गार्डन में टहलता और कभी अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहता। तीसरे दिन वहाँ पर सोहित आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वह बहुत परेशान लग रहा था। उसे देखकर अहान ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? सोहित ने कहा, महाजन फैमिली में किसी को पता चल गया है कि पंकज सर आपको जानते हैं और आपके साथ कांटेक्ट में है। ये सुनकर अहान ने सोचा कि इसमें क्या गलत हो सकता है। उसने पूछा, तो क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाजन फैमिली को मुझसे कोई दुश्मनी है? सोहित ने कहा, नहीं, दरअसल बात यह है कि महाजन फैमिली से कोई मिलने आया था जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने महाजन फैमिली के किसी मेंबर से हाथ मिला लिया है। कुछ लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं, इसलिए महाजन हाउस में अभी हंगामा मचा हुआ है। अहान बहुत डाउटफुल था। उसने कहा, किसी को मुझसे प्रॉब्लम है? महाजन फैमिली में भी किसी को मुझसे प्रॉब्लम है? पर इस एरिया में तो मेरा कोई बिजनेस या पावर नहीं है। फिर सोहित ने कहा, उनकी नज़र आपके मनाली के बिजनेस पर है। अहान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा नया दुश्मन आ गया है। उसने पूछा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? सोहित ने कहा, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। आगे जो भी होगा आई होप आप उसे संभाल पाएंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद अहान कुछ सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद उसने रक्षित को कॉल किया। रक्षित, मैं बोल रहा हूँ। अहान की आवाज़ सुनकर रक्षित शॉक हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहान सामने से कॉल करेगा। उसने परेशान होते हुए कहा, अहान, तुम कहाँ पर हो? इतने वक्त से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। तुम्हें पता है सब तुम्हें लेकर कितना परेशान है। अहान उसे पूरी बात अच्छे से नहीं बता सकता था, इसलिए उसने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। रक्षित बहुत परेशान था, पर वो जानता था कि अहान को समझ जाना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की और कहा, ठीक है, ये बताओ क्या हुआ? आज तुमने सामने से फ़ोन किया? अहान ने पूछा, मनाली में कुछ हुआ है क्या? रक्षित ने कहा, नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर अहान रिलैक्स हो गया, पर फिर भी उसने रक्षित से कहा, यहाँ डेजर्ट में कुछ लोग हैं जो मनाली में आना चाहते हैं। तुम केयरफुल रहना और मुझे अपडेट करते रहना। मनाली में हमारा बेस वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी ध्यान रखना। रक्षित ने तुरंत कहा, ठीक है, चिंता मत करो। अहान वहाँ आराम से रह रहा था। लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ पर पंकज उससे मिलने आया। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर पंकज का चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत परेशान और मायूस लग रहा था। अहान इस वक्त पेड़ के नीचे बैठा था और पंकज भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने पंकज को पानी ऑफर करते हुए कहा, मुझे याद है तुमने मेरे लिए क्या किया है और कैसे मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो तुम बेझिझक मुझसे बोल सकते हो। पंकज ने उसके हाथ से गिलास ले लिया, पर कुछ बोला नहीं। वो बस गर्दन झुकाकर बैठा था। ये देखकर अहान ने कहा, ऐसे बैठने से क्या होगा? तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे अपनी ऐसी शक्ल दिखाने आए हो क्या? ये सुनकर पंकज ने कहा, कुछ बात तो है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। इतने दिनों से मैं तुमसे मिलने नहीं आया और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब तुरंत आ गया। अहान ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब अरेंज किया है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम ऐसी शक्ल बनाकर बैठे रहे तो मुझे लगेगा कि तुम ये सब ज़बरदस्ती किया है। पंकज ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो प्लीज़। अहान ने कहा, फिर बोलो क्या बात है? तुम जब से आए हो तब से बहुत परेशान लग रहे हो। पंकज ने पानी पिया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, पर मैं तुमसे कैसे कहूँ ये मेरी समझ नहीं आ रहा। पंकज जानता था कि उसे हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी वो नहीं बोल पा रहा था। अहान ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बेफिक्र होकर कुछ भी मांग सकते हो। अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। पंकज ने कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि महाजन फैमिली में रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। पहले मुझे लगा कि मैं उन्हें सॉल्व कर पाऊंगा, पर पंकज के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर अहान ने कहा, तो तुम्हें इस मामले में मेरी कैसी मदद चाहिए? पंकज ने कहा, मुझे आपकी मदद सिर्फ एक इंसान से डील करने में चाहिए।
आहान ने पूछा। वो कौन है? पंकज ने कहा, एक बहुत फेमस बिजनेसमैन। वो कुछ वक्त पहले ही यहाँ आए हैं और उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में महाजन फैमिली को कांटेक्ट किया है। दैविक इस प्रोजेक्ट के लिए मान गया और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो फिर फैमिली में उसकी पोजीशन बहुत बढ़ जाएगी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं ये डील होने से रोकूं ताकि दैविक हेड ऑफ द फैमिली ना बन पाए? तुम उसके साथ कम्पीट नहीं करना चाहते हो? ये सुनकर पंकज ने फ्रैंकली हाँ में गर्दन हिला दी। हेड ऑफ द फैमिली वो ही बनना चाहता था। आहान ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ, ये बिजनेसमैन कौन है? अगर एक प्रोजेक्ट की वजह से महाजन फैमिली का स्टेटस बढ़ सकता है तो फिर वो तो बहुत पावरफुल होगा ना? पंकज ने कहा, हाँ, वो एज अलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदम है। ये नाम सुनकर आहान एक्चुअली सरप्राइज हो गया था। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर पदम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने जब 20 साल पहले माइक्रो इक्विपमेंट बनाने में इन्वेस्ट किया तब वो बहुत पॉपुलर हो गया था। पंकज ने कहा, हाँ, ये आदमी इन्वेस्टमेंट जीनियस है। ये जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं वो सेक्टर बूस्ट कर जाता है और फिर उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है। पंकज कहीं ना कहीं मायूस हो गया था। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, चिंता मत करो, तुमने मुझसे मदद मांगी है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। एक्चुअली मैं मिस्टर पदम को जानता हूँ। ये सुनकर पंकज बहुत खुश हो गया और उसने कहा, क्या तुम सच में उन्हें जानते हो? मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कहूँगा कि किसी तरह इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से दूर कर दो, पर अब क्या तुम उनसे मेरी मुलाकात करवा सकते हो? पंकज ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी जो वो तुरंत नहीं मान सकता था, इसलिए उसने इनडायरेक्टली कहा, मैं उनसे एक बार मिला हूँ और अब नहीं जानता हूँ कि वो मुझे भाव देंगे या नहीं, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। पंकज ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो वो मुझसे मिलने के लिए मान जाएंगे। आहान को नहीं पता था कि वो इसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, पर अब जब वो कॉन्फिडेंट था तो आहान कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर मिलने के बाद सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। ओके, पंकज ने खुशी खुशी कहा और वहाँ से चला गया। पंकज के वहाँ से जाने के बाद आहान ने रक्षित से बिजनेसमैन पदम का नंबर मांगा। पदम एक एनआरआई बिजनेसमैन थे जो दुनिया भर में बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे, जो बहुत सक्सेसफुल भी होती थी। नंबर मिलने के बाद आहान ने पदम को कॉल किया। तब सामने से आवाज़ आई, हेलो, हु इज़ दिस? आहान ने जवाब दिया, मैं बोल रहा हूँ, आहान रायज़ादा। आहान का नाम सुनकर पदम हैरान भी हो गए और एक्साइटेड भी हो गए। उन्होंने कहा, आहान रायज़ादा, आज तुमने कैसे कॉल कर लिया? सब ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आहान ने शक्ल बनाई और कहा, क्या आपको लगता है कि आपके पास मुझसे ज़्यादा पैसे हैं? अगर फ्यूचर में कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना, मैं आपको मना भी नहीं करूँगा और आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे दे दूँगा। पदम ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मजाक करने की आदत बहुत अच्छी है। वैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है, तुम इंटरेस्टेड हो? अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। आहान ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, नहीं, इस प्रोजेक्ट में आप ही इन्वेस्ट कीजिए, मुझे नहीं करना, मैं किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। पदम ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे कमाई करने के लिए। आहान ने उनसे ज़्यादा देर तक टॉपिक पर आर्ग्यू नहीं किया और काम की बात पर आने के लिए उसने उनसे पूछा, आपका नया प्रोजेक्ट इंडिया में है ना, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में? ये सुनकर पदम हक्का बक्का रह गया और उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा, आहान, ये बात तुम्हें कैसे पता है? अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम ऐसे मुझ पर जासूसी नहीं कर सकते हो। पदम अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही आहान ने उनकी बात काटते हुए कहा, मैंने आप पर कोई जासूसी नहीं की है, मैं भी अभी यहाँ हूँ, इसलिए मुझे पता है आप अभी कहाँ हो। ये सुनकर पदम गिल्टी फील करने लगे और उन्होंने कहा, सॉरी आहान, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे जैसलमेर में काम है इसलिए मैं वहाँ पर आऊँगा, अगर तुम कहो तो हम तब मिलते हैं। आहान के बिना बोले ही उसका काम हो गया था। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने साथ किसी को लाना चाहता हूँ, वो आपसे मिलना चाहता है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, पदम ने कहा। पदम से बात होने के बाद आहान ने तुरंत पंकज को कॉल किया और उसे पूरी बात बता दी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश था और बार बार आहान को थैंक यू बोल रहा था। आहान को उसकी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने फ़ोन रख दिया। जब वो डाइनिंग टेबल की तरफ आया तब करिश्मा ऑलरेडी खाना बना चुकी थी और टेबल पर सब कुछ सेट था।
आहान ने टेबल पर सजी हुई डिशेस देखकर करिश्मा से पूछा, तुमने क्या क्या बनाया है? सब कुछ बहुत टेस्टी लग रहा है। ये सुनकर करिश्मा बहुत कहसह हो गई और उसने उसे सूप का बाउल देते हुए कहा, पहले आप मेरा स्पेशल चिकन सूप ट्राई करिए। ये मेरी सबसे फेमस डिश है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर ये टेस्टी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। ये सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, आहान सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर आपने जानबूझकर बोला कि ये अच्छा नहीं है तो मैं क्या? ऐसा लग रहा था जैसे करिश्मा बस रोने वाली थी। ये देखकर आहान ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैंने इसे अभी पिया नहीं है ना। अगर ये सच में बहुत टेस्टी हुआ तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूँगा। तुम्हें इतना भरोसा तो है ना कि तुमने अच्छा सूप बनाया है। आहान करिश्मा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तब करिश्मा ने कहा, हाँ मुझे पूरा भरोसा है और आपको मुझे ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरी तारीफ़ कर देना। आहान ने पूछा, सैलरी बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? करिश्मा ने कहा, आपने पहले ही मेरी सैलरी बहुत बढ़ा दी है। आपको अच्छा खाना खिलाना और आपका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज है, इसके लिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकती हूँ। आहान ने कुछ नहीं बोला, बस स्माइल करने लगा। उसने स्पून उठाया और सूप पीना शुरू किया। सूप सच में बहुत टेस्टी था। आहान ने कहा, ये सूप तो सच में बहुत टेस्टी है, मैंने बहुत वक्त से ऐसा सूप नहीं पिया है। ये सुनकर करिश्मा बहुत कहसह हो गई और उसने कहा, सच में थैंक यू सर, मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे से काम करूंगी और आपको टेस्टी खाना खिलाऊंगी। खाना खाने के बाद करिश्मा ने सब कुछ साफ कर दिया और आहान गार्डन में टहलने चला गया। उसके दिन भर यही शेड्यूल होता था। पदम जैसलमेर पहुंच चुके थे। ये जानने के बाद पंकज खुद आहान से मिलने आया था। उसे एक एंटीक कार से उतरते देख आहान ने कहा, ये इतनी एंटीक कार तुम यहाँ कहाँ से लाए हो? पंकज ने कहा, ये कार मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। आहान को एंटीक और लग्जरी कार्स का इतना शौक नहीं था, इसलिए उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। दोनों कार में बैठे और जैसलमेर के सबसे रॉयल होटल में पहुंच गए। पंकज ने वहां सबसे लग्जरी रूम बुक किया था। आहान को ऐसा फालतू खर्चा पसंद नहीं था, पर सब पंकज ने किया था, इसलिए उसने ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो समझता था कि पंकज पदम को इम्प्रेस करना चाहता था। आहान पंकज के साथ होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। प्राइवेसी रेस्टोरेंट की वजह से वहां पर सिर्फ एक ही रूम था। जब वो वहां पहुंचे तब उनका वेलकम करने 4 वेटरेस आई, जिन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत सुंदर थीं। पंकज ने उन्हें देखकर आहान से कहा, सही है, यहाँ पर तो सर्व करने वाली वेटरेस भी इतनी सुंदर हैं, लोगों के तो मज़े हैं। ये सुनकर आहान ने कहा, तुम यहाँ मज़े लेने आए हो या फिर अपनी डील के लिए आए हो? पंकज ने स्माइल करते हुए कहा, काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी तो ज़रूरी है ना। वैसे भी मैंने स्पेशली इन्हें यहाँ बुलाया है। मिस्टर पदम को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था ना। कुछ देर बाद वहाँ पर पदम भी आ गए। वो बूढ़े थे और उनके बाल सफ़ेद थे। उन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो बहुत एलिगेंट लग रहे थे। इतनी उम्र होने के बाद भी उनका पोस्चर और चाल ढाल सब कुछ परफेक्ट था। उनको आता देख आहान और पंकज खड़े हो गए। पदम आहान के पास आए और उसको गले लगाते हुए बोले, आहान तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आहान को गले लगाना पसंद नहीं था, पर इस पर उसने कुछ नहीं कहा और वापस गले लगते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आहान ने देखा कि वो अकेले नहीं आए थे और उनके साथ एक लड़की थी। उसने एक स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था और वह फॉरेनर लग रही थी। उससे नज़रें हटाते हुए आहान ने पदम से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया आएंगे। यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आजकल इन्वेस्ट करना और पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। पदम ने आहान की बात से सहमत होते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हो सकता है। आहान ने कहा, आई विश यू ऑल द सक्सेस। जब सब लोग बैठ गए थे तब आहान ने पंकज को इंट्रोड्यूस किया और कहा, ये पंकज महाजन है, महाजन फैमिली का बड़ा बेटा। ये आपके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। ये चाहता है कि आप इसके साथ कोलैबोरेट करें। महाजन नाम सुनकर पदम उसे क्यूरियसली देखने लगा और उसने पूछा, तुम देविक महाजन को जानते हो? पंकज ने कहा, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। पदम ने कहा, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे भाई से मिलती है, पर फिर भी मैं पहचान नहीं पाया। आहान ने कहा, आप एनआरआई अपने देश के लोगों को वैसे भी जल्दी भूल जाते हैं। इतना कहने के बाद आहान ने स्माइल किया और उस लड़की के इंट्रोडक्शन का इंतज़ार करने लगा, पर पदम ने जब उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया तब आहान ने कहा, वैसे आपके साथ ये लेडी कौन है? पदम ने कहा, लीना के साथ कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, ये मेरी भतीजी है।
अहान ने हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो लीना, नाइस टू मीट यू। लीना ने हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू टू। अहान उसके बारे में सोचना भी मत, पदम ने उसे वार्न किया। अहान यहाँ किसी के साथ रिश्ता बनाने नहीं आया था, बस पंकज की मदद करने आया था, इसलिए उसने पदम की बात को सीरियसली नहीं लिया था। पंकज के इशारे के बाद वहाँ पर ड्रिंक सर्व होने लग गई। जब सब ड्रिंक कर रहे थे तब अहान ने कहा, मिस्टर पदम, पंकज यहाँ सिर्फ डिनर तो करने आया नहीं है, कुछ बात है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि आपकी डील की वजह से महाजन फैमिली में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। अहान ने ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं की थी, इसलिए पदम ने भी डायरेक्टली कहा, वो उनका फैमिली मैटर है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने दैविक से डील कर ली है और अब मेरा उसे चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। इस बार पंकज ने कहा, मिस्टर पदम, मैं जानता हूँ आप मेरे भाई को फेवर करते हैं, पर यह सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये सुनकर पदम ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? पंकज ने कहा, आप आज तक जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वर्ल्ड लेवल पर किए हैं। इस प्रोजेक्ट में आपने दैविक के साथ कोलैबोरेट किया है, पर वो इसे वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुंचा पाएगा, वो सिर्फ इंडिया लेवल पर ही काम कर सकता है। पदम ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं बना सकता, पर तुम बना सकते हो। डील और प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने की 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। इस पर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, आप अब मोडेस्ट हो रहे हैं। आपने आज तक इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है और हर प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ है और आपको बहुत प्रॉफिट मिला है। आपकी हिस्ट्री साफ बताती है कि आप कितना सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। ये सुनकर पदम हंसे और उन्होंने कहा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मैं यंग था तब बहुत बार फेल हुआ था। अब मैं जो भी इन्वेस्ट करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तुम्हें तो ये समझना चाहिए अहान। अहान चुप हो गया, वो जानता था कि किसी भी प्रोजेक्ट की 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। पंकज ने कहा, मिस्टर पदम, मैं जानता हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। मेरे भाई के कंपैरिजन में मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर आप अच्छे से सोचें तो आपको मेरे साथ कोलैबोरेट करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। फाइनल फैसला तो आपका होगा, मैं तो बस आपको अपनी पोजीशन बता सकता हूँ। ये बात सुनकर पदम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पंकज की बात सुनने में इंटरेस्टेड था। क्या अहान पंकज की इसकी आगे मदद कर पाएगा? पदम ने कहा, तुम्हारी बातों में दम है। अगर तुम मुझे अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हो तो फिर मैं इंडिया का अपना एजेंट चेंज करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनकर अहान ने कहा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अहान वहाँ से चला गया। उसने पंकज से पहले ही कहा था कि वो उसे सिर्फ पदम से मिलने में मदद करेगा, बाकी सब उसे ही करना होगा। उसे लगा कि वो वहाँ बैठा रहा तो शायद सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए और पदम को लगे कि वो वहाँ बैठकर उसे फोर्स कर रहा है। अहान को लगा कि उसका वहाँ से चले जाना ही सही होगा ताकि पंकज आराम से अपनी बात कर सके और पदम सोच समझकर फैसला ले सके। जब अहान वॉशरूम से बाहर निकला तब उसने लीना को देखा। लीना बहुत खूबसूरत लग रही थी और अहान कुछ देर उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली। लीना उसके पास आई और उसने कहा, आप क्या देख रहे थे मिस्टर? अहान ने कहा, आपको हिंदी आती है? लीना ने कहा, ऑफ कोर्स, मेरी हिंदी उतनी ही अच्छी है जितनी इंग्लिश। अहान ने कहा, क्वाइट इम्प्रेसिव, मुझे लगा आप अब्रॉड रही हैं तो फिर आपको हिंदी नहीं आती होगी। लीना ने फ्लर्ट करते हुए कहा, मुझे और भी बहुत कुछ आता है। अहान बहुत अनकंफर्टेबल हो गया और वहाँ से जाने लगा। तभी लीना ने उसे रोका और कहा, आई होप आप मुझसे मिलने आएंगे। इतना कहकर उसने अहान के हाथ में उसका रूम नंबर पकड़ा दिया और खुद वहाँ से चली गई। इस वक्त अहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर वहीं इंतजार करने के बाद अहान वापस रूम की तरफ आने लगा। तब तक उन दोनों का कन्वर्सेशन भी खत्म हो गया था। पदम के चेहरे पर सेटिस्फिकेशन साफ नजर आ रहा था और पंकज भी बहुत खुश लग रहा था। अहान को वहां आता देख पदम खुशी के मारे खड़े हो गए और उन्होंने अहान से कहा, अहान, तुम्हारा ये दोस्त तो कमाल का है। मैंने इससे ज़्यादा इम्प्रेसिव इंसान कभी नहीं देखा है। मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो अपना एजेंट चेंज कर दूंगा। अहान ने नहीं सोचा था कि वो इतना कैजुअली इतनी बड़ी बात बोल देंगे। उसने कहा, यह सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से जज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते तो आपको कभी अच्छा एजेंट नहीं मिलता। पदम ने कहा, नहीं, अगर तुम मुझे इससे नहीं मिलवाते तो मुझे इसके बारे में कैसे पता चलता। इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलना तो बनता है। थैंक यू अहान। ये बोलते बोलते पदम ने फिर से अहान को गले लगा लिया। अहान ने कहा, ठीक है, यू आर वेलकम एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अहान जानता था कि अब उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहता था। पदम और पंकज डील की खुशी में कुछ देर और ड्रिंक करना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। उसने कहा, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अब चलता हूँ। पंकज ने भी उसे रोका नहीं, पर जाने से पहले उसने उसे कहा, थैंक यू अहान, तुम्हारी वजह से मुझे ये डील मिल गई। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। अहान ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुमसे कहा था अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाया तो ज़रूर करूँगा। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हें पदम से मिलवाया है, डील तुमने अपने टैलेंट की वजह से क्रैक की है। पंकज ने कहा, मैंने आपकी जान नहीं बचाई, वो 2 लड़कियां थी जिन्होंने आपको ट्रीट किया और आप ठीक हो गए। लिली और मोनिका के बारे में सुनकर वो आगे बात नहीं करना चाहता था। उसने पंकज से अलविदा किया और वहाँ से चला गया। अहान जब वहाँ से जा रहा था तब लीना भी उसके पीछे आ गई। वो भागते हुए आ रही थी और आवाज़ लगा रही थी, अहान रुको, वेट फॉर मी। अहान पीछे मुड़ा और उसने देखा कि लीना भागते हुए आ रही थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। वहाँ आकर लीना ने कहा, मेरा रूम तो इस साइड नहीं है। अहान ने कहा, किसने कहा कि मैं आपके रूम की तरफ जा रहा था? लीना ने कहा, मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की अगर किसी डैशिंग लड़के को रूम पर इनवाइट करे तो वो मना नहीं करते। ये सुनकर अहान मुस्कुराया और उसने कहा, खूबसूरत लड़कियां कब क्या सोचती हैं मुझे कम ही समझ आता है। लीना ने कहा, आओ, लगता है इतने डैशिंग लड़के को देखकर किसी लड़की का दिल पिघला नहीं है कभी। लीना ने ये बात अहान के गले में हाथ डालते हुए बोली थी। अहान ने उसके हाथ हटाए और कहा, खूबसूरत लड़कियों का दिल पिघला या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर एक खूबसूरत लड़की को देखकर मेरा दिल जरूर पिघल गया और अब वो मेरी वाइफ भी है। लीना ने कहा, उप्स, तो मिस्टर मैरिड हैं? अहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगा। लीना ने कहा, बट आई कैन सी कि इस वक्त वो आपके साथ नहीं है, इस वक्त तो आपके सामने मैं हूँ। अहान ने उसे इग्नोर किया और होटल की लिफ्ट की तरफ जाने लगा। लीना भी उसके साथ चल रही थी। जैसे ही लिफ्ट खुली अहान चिल्लाया, ध्यान से। इतना कहने के बाद उसने लीना की कमर पकड़ी और उसे साइड में किया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई, पर वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो मर चुकी होती। दरअसल लिफ्ट में कोई निकला था जिसके हाथ में चाकू था और लिफ्ट में एक लाश थी। लोगों ने भी ये देखा और एक लड़की जोर से चिल्लाई, इसने किसी को मारा है। ये देखकर वहाँ पर भगदड़ मच गई। कुछ लोग पैनिक कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ आकर वो सीन देख रहे थे। तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने एरिया सील कर दिया था। वो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर चाकू देखकर वो घबरा गए। तब अहान ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और उस आदमी की कलाई पर किक करके उसके हाथ से चाकू गिरा दिया। अब सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी बात का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। अहान ने बस एक बार देखा और फिर लीना के पास चला गया। लीना अभी भी ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अहान ने उसके खड़े होने में मदद की और जब उसने देखा कि वो नहीं चल पा रही है तब उसने लीना को गोद में उठा लिया और उसे रूम में ले गया। उसे बेड पर लेटाने के बाद अहान रूम से बाहर गया। अहान जब उस क्राइम सीन के पास से फिर से गुजरा तब उसने देखा कि पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने आई हुई थी। अहान जानता था कि अब कल न्यूज़ हेडलाइंस में क्या होगा। वो जानता था कि अब लोग बोलेंगे कि किसी ने अपनी बहादुरी की वजह से क्रिमिनल को पकड़वा दिया था, पर अहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहान के पास घर जाने के लिए कार नहीं थी, इसलिए पंकज ने सोहित को कॉल करके उसे बुला लिया था। जब सोहित ने अहान को आते हुए देखा तब उसने कहा, सर आप भी पंकज सर के साथ रुक जाते, वो पार्टी कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। अहान ने जवाब दिया, मुझे इन सब का शौक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। सोहित ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अहान को घर ले गया। वहाँ पर करिश्मा अब तक जाग रही थी और अहान का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने ये देखा तब उसने कहा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? तुम्हें तो 9 बजे ही नींद आने लग जाती है ना? करिश्मा को बहुत नींद आ रही थी, पर उसने स्माइल करते हुए कहा, सर आप घर नहीं आए थे, मैं कैसे सो सकती थी? वैसे भी मुझे बड़े घर में अकेले नींद नहीं आती। अहान ने उसे डांटते हुए कहा, अगर मैं रात भर नहीं आता तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करती? अब जाओ और सो जाओ, मुझे जो काम करना होगा मैं खुद कर लूँगा। ये सुनकर करिश्मा ने कहा, सर आपको जो भी काम है आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगी, मुझे इसी बात के तो पैसे मिलते हैं। अहान जानता था कि इस लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पूरे 2 दिन के पैसे काट लूँगा। यह सुनकर करिश्मा ने कहा, नहीं सर ऐसा मत करना, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ भाग गई।
उसके लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी था। फ्रेश होकर अहान बहुत गहरी नींद में सो गया था। सुबह वो काफ़ी लेट तक सो रहा था। जब उससे मिलने पंकज आया, उसके वहाँ आने की वजह से अहान की नींद खराब हो गई थी। अहान बहुत चिड़चिड़ा हो रखा था, इसी वजह से अब पंकज को अच्छा नहीं लग रहा था। अहान ने कहा, बोलो सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? पंकज ने खुश होते हुए कहा, पदम ने दैविक की जगह मुझे अपॉइंट कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट का इंडिया इंचार्ज मैं हूँ। मेरे आसपास अभी से ही सब कुछ बदल गया है। पूरी महाजन फैमिली अब मेरी वाहवाही कर रही है। आप वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अहान ने कहा, अगर तुम यही बातें करने आए हो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं जानना कि तुम्हारा कौन कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है। ये सुनकर पंकज उदास हो गया और चुप हो गया था। वो जानता था कि नींद खराब होने की वजह से वो इस वक्त बहुत चिड़चिड़ा हुआ है। उसे ऐसे देखकर अहान ने कहा, अब जाओ यहाँ से, या फिर मेरी तरफ से पार्टी लेकर ही जाओगे? पंकज ने कहा, पार्टी लेकर नहीं देकर, जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ। साथ में वो 4 हुस्न परियां भी होंगी। अहान ने कहा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पंकज के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद अहान से मिलने दैविक आया। वो बिल्कुल अकेले आया था। उसके साथ ना कोई बॉडीगार्ड था और ना ही कोई ड्राइवर था। इस वक्त अहान पेड़ के नीचे बैठा था और चाय पी रहा था। वो उसके पास आया और उसने कहा, अहान सर। अहान ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी नज़र में उसका बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं था। उसने मोनिका और लिली के बारे में गलत सोचा था, ये उसे अच्छा नहीं लगा था। अहान का इग्नोरेंस देखने के बाद भी दैविक ने रिएक्ट नहीं किया और रिस्पेक्टफुली कहा, अहान सर, मुझसे आपको पहचानने में गलती हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, पर आपका तो जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा दिल भी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अहान अभी भी चुप था और चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। वो दैविक की तरफ देख भी नहीं रहा था। दैविक अहान के सामने आकर बैठ गया और उसने कहा, सर, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर पदम ने मेरे साथ डील कैंसिल कर दी है। अब मैं इस सिचुएशन को कभी रिडीम नहीं कर पाऊँगा।